ऑलराइट भाई लोगों, जितने भी ब्लीच लवर्स 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर पार्ट 1 देखने के लिए आए हैं मेरे वीडियो पे, उन सभी का पहले तो दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इतना ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो, उससे भी कहीं ज़्यादा शुक्रिया। गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है। इससे पहले कि आप वीडियो की ओर बढ़ो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार कोई एनीमे एक्सप्लेनेशन किया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने गलत एक्सप्लेन किया है या फिर मेरी एक्सप्लेनेशन में कोई कमी है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको मेरे बोलने का तरीका या फिर किसी और वजह से वीडियो पसंद ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ोगे आप नोटिस करोगे कि क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसी के साथ भाई लोगों, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपने भाई को सिर्फ सपोर्ट करना है, मतलब थोड़ा लंबे टाइम तक वॉच करना है और हो सके तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर बंदे का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एपिसोड के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में एक बंदा दिखाया जाता है जिसका कि चेहरा अभी पूरी तरीके से दिखाया नहीं जाता, सिर्फ आवाज़ आती है। वो बंदा कहता है जो क्विंसीज का किंग है उसे अपनी ज़िंदगी 900 सालों के बाद वापस मिली, जो उसका दिमाग है वो उसे 90 सालों के बाद वापस मिला और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो उसे 9 सालों के बाद वापस मिली। इतना कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैप्टन कुरोसुजी को, जो कि अपनी लैब में होता है और वहाँ पर लगातार वार्निंग के अलार्म बज रहे होते हैं। कैप्टन कुरोसुजी अपने थर्ड सीट के बंदे से रिपोर्ट मांगता है। थर्ड सीट का बंदा कहता है सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसी लैब में बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है मेरे सेक्टर से अभी 112 होलोस गायब हो चुके हैं। तभी एक और बंदा कहता है मेरे सेक्टर से भी 51 होलो गायब हो चुके हैं। इसके बाद थर्ड सीट का बंदा कैप्टन कुरोसुजी से पूछता है कैप्टन, आपको क्या लगता है कि होलोस क्यों गायब हो रहे हैं? तभी कैप्टन कुरोसुजी कहता है कोई तो है जो कि होलोस के अस्तित्व को ख़त्म करना चाहते हैं, ये ज़रूर उन लोगों का काम होगा। कैप्टन के इतना कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काराकुरा टाउन को। यहाँ पर एक क्विंसी का हाथ दिखाया जाता है, लेकिन इसका चेहरा अभी भी क्लियर नहीं होता। उसी वक्त यहाँ पर 3 सोल रिपर्स की एंट्री होती है, जिसमें से एक सोल रिपर कहता है चलो मेरा काम तो हो गया, अब तुम दोनों यहाँ पर होलोस का ध्यान रखना। जैसे ही 3 सोल रिपर्स की एंट्री होती है, इसकी वजह से जो यहाँ पर क्विंसी रहता है वो फटाक से गायब हो जाता है। इतना कह के जो 3 सोल रिपर यहाँ पर आए होते हैं उसमें से भी एक सोल रिपर वापस चला जाता है। यहाँ पर जो 2 सोल रिपर बचते हैं वो दोनों के दोनों बच्चे होते हैं, जिसमें से एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। लड़के का नाम यूकी रहता है और लड़की का नाम सीनो रहता है। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है जो लड़का रहता है वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक होता है और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी होता है, क्योंकि ये उसकी पहली ड्यूटी होती है। इससे पहले वो आज तक कभी ड्यूटी करने नहीं आया था। सीनो जो होती है वो थोड़ा गुस्से टाइप की लड़की होती है, लेकिन फिर भी वो यूकी का सपोर्ट करती है और यूकी से कहती है कि सोल सोसाइटी वाले ने तुम्हें यहाँ पे इसलिए भेजा है क्योंकि उन लोगों को तुम्हारी काबिलियत पे भरोसा है और तुम कुछ कर पाओगे। लेकिन फिर भी यूकी के ऊपर सीनो का किसी भी बात का असर नहीं होता और वो फिर भी लगातार डरे जा रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा नर्वस होता है। यूकी कहता है काराकुरा टाउन में सबसे ज़्यादा होलोज आते हैं और मैंने सुना है यहाँ पर पहले से कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सब्स्टिट्यूट सोल रिपर है, ऐसे में मेरे को नहीं लगता कि मेरी यहाँ पे ड्यूटी लगाना सही है। तभी सीनो यूकी को टोंट मारते हुए कहती है कहीं ऐसा तो नहीं तुम बहुत ही ज़्यादा डरपोक टाइप के लड़के हो, और अगर ऐसा है तो मान जाओ कि तुम बहुत ज़्यादा डरपोक हो। ये बात सुन के यूकी के आंखों में एकदम जोश आ जाता है और वो जोश के साथ कहता है हाँ ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा डरपोक टाइप का लड़का हूँ। यूकी की बातें सुनकर सीनो जो होती है वो परेशान हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। सीनो कहती है मैं जा रही हूँ नॉर्थ पोल पे ड्यूटी करने, तुम जाओ साउथ पोल पे, और इसी के साथ सीनो यहाँ से चली जाती है। अब यूकी अकेला रह जाता है और पूरे टाउन में होलोस को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे एक भी होलो नहीं मिलता और आखिर में वो थक कर एक ब्रिज पे जाके बैठ जाता है। यूकी अपने आप से कहता है मैंने सीनो से कहा था मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर एक भी होलो नहीं आना चाहिए। जैसे ही यूकी ये सब बोल रहा होता है, इतने में ही एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होलो आता है ब्रिज के ऊपर और वो लगातार यूकी को ही देखे जा रहा होता है। यूकी उस होलो को देखते के साथ ही भागने लग जाता है और अपने जेब से फ़ोन निकालता है और लगातार सीनो को लगाता है, लेकिन सीनो उसका कॉल नहीं उठा रही होती है। यूकी भागते भागते एक बिल्डिंग में पहुंचता है और वो जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर जाता है, वहाँ पर जाते के साथ से देखता है सीनो की बॉडी जो कि 2 होलोस के हाथ में होती है और सीनो की बॉडी पूरे तरीके से खून में लथपथ होती है। ये देख के यूकी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपने अंदर जितनी भी हिम्मत रहती है सबको इकट्ठा करता है और होलो के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन अटैक करने से पहले ही जो होलो यूकी का पहले पीछा कर रहा था
वही यूकी को पीछे से अटैक करता है और बहुत ही ज़्यादा घायल कर देता है। यूकी एकदम ही मरने की हालत में आ जाता है और वो कहता है मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। जैसे ही वो होलो यूकी को दूसरी बार में ख़त्म करने आता है, यहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरोज़ की और वो यूकी को बचा लेते हैं। यहाँ पर चारों लोग इचिगो, ओरिहिमे, चेड और उरियो पहुँच चुके होते हैं। इन चारों को लड़ता देख, इनकी पावर देखकर यूकी बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। इन चारों के सामने ये होलोस कुछ भी नहीं होते, इसलिए ये फटाक से होलोस को ख़त्म कर देते हैं और यूकी और सीनो को हील कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं इचिगो के रूम का सीन, जहाँ पर यूकी को होश आ रहा होता है। जैसे ही यूकी को होश आता है, यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग रूम के अंदर आ जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। इचिगो यूकी से कहता है तुम पूरे के पूरे 24 घंटे से ज़्यादा सोए हुए थे। थोड़ी देर बाद यहाँ पर सीनो आती है, जिससे कि यूकी को बहुत अच्छा लगता है। देखते ही देखते जब यहाँ पर सबके सब रिलैक्स हो रहे थे, इतने में एक अजीब बंदा आता है जो कि अपना नाम आसगियारो इबर्न बताता है। पहले तो सबके सब इसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, लेकिन बाद में सबके सब इसे हल्के में लेते हैं। इबर्न लगातार कुछ न कुछ बोले जा रहा होता है। इतने में इचिगो उठता है और एक बहुत ही जोर की लात मारता है उसके चेहरे पे और उसको एकदम नीचे फेंक देता है। इसके बाद इचिगो अकेले अकेले जाता है उसके पीछे। इचिगो इबर्न से कहता है क्या तुम कोई आरानकार हो, लेकिन इबर्न जैसे ही ये सुनता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे आरानकार कहने की। इसी के साथ थोड़ी देर बातचीत करने के बाद हमें यह पता चलता है कि ये जो बंदा है एक क्विंसी है, बिल्कुल उरियो की तरह। ये देख के इचिगो भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। लेकिन इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इकाकू और यूमिचिका को, जो कि रुकान डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और वहाँ पर एक पूरे के पूरे विलेज में से सारी सोल्स गायब हो जाती है। उनके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन लोगों को वहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं मिलती। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैप्टन यामामोटो के ऑफिस का सीन। कैप्टन यामामोटो के ऑफिस में एकदम से 7 बंदे घुसते हैं और एक सोल रिपर को मार देते हैं। ये 7 बंदों ने पूरी की पूरी वाइट ड्रेस पहन के रखी है, एकदम क्विंसीज की तरह। जो 7 घुसपैठिए आए हुए होते हैं, उनमें से जो बीच में खड़ा होता है वो कहता है कैप्टन यामामोटो आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई, हम यहाँ पर वॉर का ऐलान करने आए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इचिगो उस क्विंसी से फाइट कर रहा होता है। इचिगो हैरान होकर अपने मन में सोचता है ये बंदा क्विंसी कैसे हो सकता है, ये दिखने में एकदम आरानकार जैसा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं घुसपैठियों का लीडर कैप्टन यामामोटो से कहता है मैं पूरे तरीके से हैरान हूँ, ये 13 कोर्ट गार्ड स्क्वाड का सबसे मेन ऑफिस है, इसके बावजूद यहाँ पर आना जाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तभी कैप्टन यामामोटो एक बहुत ही ज़्यादा बेडेस लाइन कहते हैं सिक्योरिटी के नाम पे मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है और जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मेरे से ज़्यादा बड़ी सिक्योरिटी हो ही नहीं सकती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक सोल रिपर को, जो कि एक तलवार की मदद से डायरेक्ट दीवार में आके लगता है। इसी के साथ जो घुसपैठिए होते हैं वो जाने की तैयारी में होते हैं, लेकिन जाने से पहले घुसपैठियों का लीडर कहता है आज से 5 दिन बाद तुम सारे के सारे सोल रिपर्स ख़त्म कर दिए जाओगे वंडरनीथ के द्वारा। इतना कह के सारे घुसपैठिए एक शेडो में गायब हो जाते हैं और कैप्टन यामामोटो कुछ नहीं कर पाते। तभी सीन शिफ्ट होता है इचिगो और उस क्विंसी के फाइट के ऊपर, जहाँ पर वो क्विंसी लगातार इचिगो को बस उकसाए जा रहा होता है। वो एक भी अटैक ढंग से इचिगो के ऊपर नहीं करता। इचिगो को भी ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होता है, लेकिन इचिगो परेशान हो चुका था, इसलिए वो पोजीशन ले लेता है और अपनी बांकाई को यूज़ करने वाला होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है कैप्टन यामामोटो को दिखाते हैं और साथ में जो सोल रिपर घायल था वो बड़ी सी तलवार की वजह से, वो सोल रिपर घायल हालत में ही कहता है कैप्टन कुछ है जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो एनिमीज़ है वो अपनी बांकाई को। वो बंदा जैसे ही इतना कहता है सीन वापस शिफ्ट होता है अपने इचिगो के ऊपर, जो कि अपनी बांकाई को यूज़ कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है जैसे ही इचिगो अपनी बांकाई को यूज़ करता है, जो इबर्न होता है अपने जेब में से एक गैजेट निकालता है और वो इचिगो की बांकाई को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे करके इचिगो अपने आप को बचा लेता है और इबर्न के ऊपर अटैक कर देता है गेत्सुगा तेंसो से, जिससे कि इबर्न बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसका गैजेट काम नहीं करता और साथ ही साथ वो हार चुका होता है। इचिगो इबर्न को जैसे ही बंदी बनाने वाला होता है उससे पहले ही इबर्न भी एक शेडो के अंदर गायब हो जाता है और बेचारा इचिगो फिर से दिखता ही रह जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बहुत ही एक अजीब जगह को, जहाँ पर इबर्न होता है अपने साथियों के साथ, जो कि खड़े होते हैं अपने राजा के सामने। गाइस ये बंदा वही है क्विंसीज का जो डायलॉग चिपका रहा था 900 साल 90 साल 9 साल ऐसा कुछ करके।
एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें क्विंसी किंग दिखाया जाता है जो कि अपने ही एक बंदे को बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मार रहा होता है। क्विंसी किंग ने पहले ही उसका हाथ काट के अलग कर दिया होता है। क्विंसी किंग इस बंदे को इसलिए मार रहा होता है क्योंकि इसने आते के साथ से इबर्न के साथ बहसबाजी करी और अपने किंग की रिस्पेक्ट नहीं करी। जो बंदा नीचे तड़प रहा होता है उसका नाम लुडास होता है। वो बंदा कहता है, मैजेस्टी, आज के बाद कभी भी मैं इस तरीके की डिसरिस्पेक्ट शो नहीं करूँगा। ये बात सुन के क्विंसी किंग लुडास को छोड़ देता है और रिपोर्ट मांगने लग जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सबके सब बंदे वेट कर रहे होते हैं इचिगो का, जो कि इबर्न से लड़ने गया होता है। उरियो कहता है घबराने की कोई बात नहीं है, इचिगो कभी भी उस जैसे बंदे से नहीं हार सकता। वैसे भी उस बंदे का स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत पहले ही गायब हो चुका है। उरियो के मुंह से ऐसा सुन के ओरिहिमे कहती है, तुम और इचिगो दोनों एक जैसे हो और धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बनते जा रहे हो। ये बात सुन के उरियो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है। इसी के साथ ही इचिगो वापस आ जाता है। उसके बाद यूकी का फोन बजता है जिसमें कि हमें बताते हैं सोल सोसाइटी वालों की रिपोर्ट आई है। एक सोल रिपर सभी रिपोर्ट देने लग जाता है। सोल सोसाइटी में जो भी हो रहा था वो बंदा सबको बताने लग जाता है। वो बंदा कहता है 57 मिनट पहले हेड ऑफिस में 7 बंदे घुस आए थे और उन्होंने आते के साथ एक सोल रिपर को मारा। 52 मिनट पहले वो यहाँ से वापस चले गए। उसी वक्त काकुरियो गेट पर और भी बंदे आए थे जिन्होंने अब पर हमला करा। उस वक्त स्क्वाड 1 वहां पर तैनात थी। 182 सेकंड तक फाइट चली थी जिससे कि 116 सोल रिपर्स मारे गए और लेफ्टिनेंट सासाकीबे के ऊपर भी एक जानलेवा हमला हुआ था जिससे कि उन्होंने भी हेडक्वार्टर में दम तोड़ दिया। सीनों के जरिए हमें पता चलता है जो लेफ्टिनेंट सासाकीबे होते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा पुराने सोल रिपर होते हैं जो कि बहुत ही शुरुआत से कैप्टन यामामोटो के साथ ड्यूटी करते आ रहे हैं। हमें दिखाया जाता है सभी के सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं ये खबर सुन के, क्योंकि बहुत सारे सोल रिपर्स अपनी जान गंवा चुके हैं। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है इचिगो अपने रूम में अकेला बैठा होता है और इसे अभी भी बुरा लग रहा होता है उन सोल रिपर्स के लिए। तभी इचिगो सोचता है मुझे थोड़ी देर ड्यूटी करने के लिए बाहर जाना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इचिगो ड्यूटी करने के लिए घर से बाहर आता है। तभी उसे आसमान से इचिगो की आवाज आती है। इचिगो जैसे ही ऊपर देखता है उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो कि आसमान से गिर रहा होता है। मजाक कर रहा हूँ गाइस, ये नेल होती है जो कि बहुत ही ज्यादा फैन फेवरेट है। बहुत सारे बंदों की ये फेवरेट कैरेक्टर है जिसमें से मैं भी एक हूँ। नेल जैसे ही इचिगो के पास पहुंचती है वो एक मूव ऑन कर देती है जिसका नाम है सुपर एक्सेलरेशन, और वो इचिगो को इतनी जोर की लगती है इचिगो को पूरा जमीन में गाड़ देती है। नेल इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। वो इचिगो के आते के साथ से कहती है इचिगो मेरी मदद करो, ह्यूको मुंडो में बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्विंसी किंग को और लुडास को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और इस वक्त लुडास की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। क्विंसी किंग ने अभी भी उसे छोड़ा नहीं होता। क्विंसी किंग और लुडास आपस में बात कर रहे होते हैं जिससे कि हमें ये पता चलता है वर्ल्ड ऑफ लिविंग में से जो होलोस गायब हो रहे थे उनका कारण लुडास होता है, क्योंकि लुडास ने ही अपने मन से यह डिसाइड कर लिया था कि अगर सोल्स का इम्बेलेंस होगा तो जो सोल सोसाइटी है और वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आपस में कोलैप्स कर देंगे और सोल सोसाइटी वाले और वर्ल्ड ऑफ लिविंग के जितने भी लोग हैं सारे के सारे मारे जाएंगे। इसी बात को लेकर जो क्विंसी किंग होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो लुडास को खत्म कर देता है क्योंकि लुडास ने अपने आप ही डिसीजन ले लिया था। इसके बाद क्विंसी किंग इबर्न को भी खत्म कर देता है ये कहते हुए कि तुम्हारा काम न तो तारीफ के लायक है और न सजा देने के लायक है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्विंसी किंग है उसके मन में आइडिया होता है, वो अरानकार्स को अपनी सेना में शामिल करना चाहता है क्योंकि अरानकार से अगर फाइट करवाएंगे तो उन्हें किसी भी तरीके की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही फाइट के लिए तैयार होते हैं। और तो और हमें ये भी दिखाया जाता है जो क्विंसी किंग होता है उसने पहले ही जो अरानकार्स की लीडर है यानी कि जो ह्यूको मुंडो की फिलहाल की क्वीन है कैप्टन आइजन के बाद उसे पहले से ही बंदी बना के रखा हुआ है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है इचिगो के ऊपर। इचिगो नेल से पूछ रहा होता है कि ह्यूको मुंडो के ऊपर किसने हमला किया और कब। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग लेफ्टिनेंट सासाकीबे का फ्यूनरल अटेंड कर रहे होते हैं। तभी सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो नेल का बॉडीगार्ड रहता है वो बता रहा होता है कि लॉर्ड बारागान और लॉर्ड स्टार्क की मौत के बाद लेडी हालीबेल जो होती है वो वहाँ की नई रूलर बन जाती है यानी कि ह्यूको मुंडो की नई क्वीन। नेल का बॉडीगार्ड यह भी बताता है कि जो लेडी हालीबेल रहती है वो भी क्विंसीज के अटैक में कुछ नहीं कर पाई जिससे कि हमें भाग के यहाँ आना पड़ा
और जो क्विंसी है वो जाते जाते लेडी हालीबेल को भी अपने साथ ले गए और हमें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो हमारे पीछे क्यों पड़े थे और वो लेडी हालीबेल को उठा के क्यों लेके चले गए। नेल और नेल का बॉडीगार्ड इचिगो से मदद मांगते हैं और इचिगो और उसकी पूरी टीम तैयार हो जाती है सिर्फ उरियो को छोड़ के। उरियो मना इसलिए कर देता है क्योंकि वो एक क्विंसी होता है और वो इस झमेले में अभी के लिए नहीं पड़ना चाहता। तभी एकदम से यहाँ पर एंट्री होती है कैप्टन उराहारा की, जो कि इचिगो से कहता है मैं तुम लोगों का ह्यूकोमुंडो जाने का बंदोबस्त करता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है क्विंसी किंग की ओर और वहाँ पर एक क्विंसी कहता है जो इबर्न का गैजेट है वो यूज़ हुआ है, जो कि क्विंसीज के लिए एक अजीब बात होती है और अपन को इसका रीज़न नहीं बताया अभी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कैप्टन उराहारा को, जो कि इचिगो और उसकी पूरी टीम के साथ होते हैं और वो ह्यूकोमुंडो के लिए रवाना हो चुके हैं। ह्यूकोमुंडो में पहुंचते के साथ ही हमें दिखाया जाता है कुछ क्विंसीज के सोल्जर होते हैं जो कि वहाँ के अरानकार्स को पकड़ के अपने साथ ले जा रहे होते हैं। इचिगो वहाँ पहुँचते के साथ ही उन बंदी अरानकारों को बचाने का डिसाइड करता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले ही सीन में हमें बंदी अरानकारों को दिखाया जाता है और वहाँ पर एक क्विंसी होता है जो कि बाकी सोल्जर्स का लीडर होता है और उसका स्टर्नरेटर होता है जे। गाइस, जो स्टर्नरेटर है उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जितने भी क्विंसीज है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है और जो डायरेक्ट क्विंसी किंग के अंडर में काम करते हैं, उन लोगों को ए से लगाकर जेड तक के स्टर्नरेटर दिए गए हैं। तो इस वाले बंदे का नाम ओपाई है जिसका स्टर्नरेटर जे है। जो ओपाई है इसी की ड्यूटी है कि जो लड़ाकू अरानकार है उन लोगों को सिलेक्ट करना और फौज में भर्ती करवाना। ओपाई अपने तरीके का इस्तेमाल करता है और पता कर लेता है किस अरानकार में लड़ने की हिम्मत है। वो सिर्फ उन्हीं अरानकारों को सिलेक्ट करता है जिसके अंदर लड़ने की हिम्मत होती है और जो अरानकार बच जाते हैं उन सभी को वो ख़त्म कर देता है। फिलहाल में सिर्फ 2 अरानकार सिलेक्ट होते हैं जो कि दोनों लड़कियां होते हैं और ये दोनों वही लड़कियां होती है जो कि आइजन के अंडर में काम करती थी और जो ओरिहिमे को पहले परेशान करती थी। इसी के साथ ओपाई यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इतनी देर में 3 और अरानकार लड़कियों की एंट्री होती है जो कि हालीबेल के साथ वाली होती है। इन तीनों का नाम मिलारोस सनसन अपाचे यानी कि ट्रेस बेस्टिया होता है। बहुत ही अजीब नाम है पर यही नाम होता है। ये तीनों आते के साथ से ही जो नॉर्मल सोल्जर होते हैं क्विंसीज के, उनमें से बहुतों को मार देती है। जो ट्रेस बेस्टिया तीनों अरानकार्स होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, इसलिए जो नॉर्मल सोल्जर्स रहते हैं क्विंसी के, इन सभी को तो वो मारने लग जाती है। लेकिन तभी जो ओपाई होता है वो फाइट के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सोल सोसाइटी में नंबर 1 स्क्वाड के बैरेक का सीन, जहाँ पर कि एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही होती है जहाँ पर सारे कैप्टन्स आए होते हैं और हेड कैप्टन भी होते हैं। तभी कैप्टन कुरोसुजी कहता है जिन बंदों ने सोल सोसाइटी में हमला किया उनका कहीं ना कहीं हाथ है जो होलोस वर्ल्ड ऑफ लिविंग में से गायब हो रहे हैं, ताकि इम्बैलेंस क्रिएट हो सके और सोल सोसाइटी और वर्ल्ड ऑफ लिविंग आपस में कोलैप्स करे और सबके सब मारे जाए। तभी कैप्टन कुरोसुजी ये क्लियर कर देता है कि ये जो लोग हैं ये और कोई नहीं बल्कि क्विंसीज है। तभी लास्ट मोमेंट पे वापस सीन शिफ्ट होता है इचिगो के ऊपर, जो कि पहुंच चुका होता है ओपाई के सामने और नीचे पड़ी होती है जो ट्राई बेस्टिया होती है उन तीनों की बॉडी, यानी कि वो तीनों के तीनों ओपाई से हार चुकी होती है। इचिगो और ओपाई दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं और एकदम से ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो इचिगो होता है वो पहुंच जाता है ओपाई के सामने, जहां पर कि ट्रेस बेस्टिया की बॉडी ज़मीन पर पड़ी हुई होती है। ये देख के नेल को विश्वास नहीं होता कि ट्रेस बेस्टिया इस क्विंसी के आगे हार चुकी है। इसी के साथ जो ओपाई होता है वो कहता है इचिगो कुरोसाकी, तुम हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी हो। क्विंसी किंग का ऑर्डर है तुम्हें जहाँ भी देखा जाए तुम्हें मार दिया जाए। इतना कह के इचिगो और ओपाई के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तभी एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं सभी कैप्टन्स आपस में बात कर रहे होते हैं। कैप्टन यामामोटो कहते हैं अपने पास ऐसा कोई भी निशाना नहीं है जिसके ऊपर अपन हमला कर सकते हैं। सारे के सारे कैप्टन्स अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि घुसपैठियों के हिसाब से 5 दिन बाद वॉर शुरू हो जाएगी। सीन वापस से शिफ्ट होता है इचिगो और ओपाई की फाइट के ऊपर, जहाँ पर ओपाई इचिगो की पावर देख के थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन साथ ही साथ वो इचिगो से थोड़ी बातचीत करने लग जाता है और बातचीत करने के बाद जो ओपाई होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक नए फॉर्म में जिसका कि नाम होता है क्विंसी वॉल्स्टेनडिक।
गाइस बेसिकली जो क्विंसीज होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं इस वाले फॉर्म में, और इस वाले फॉर्म में उनके पावर लेवल जो होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है जो ओपाई है वो भी अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है इस फॉर्म की वजह से। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है क्विंसी किंग के ऊपर। क्विंसी किंग के पास खबर आ चुकी होती है जो स्टर्न रीडर जे नाम का बंदा है यानी कि ओपाई, वो इचिगो कुरोसाकी से फाइट कर रहा है। क्विंसी किंग कहता है अब टाइम आ चुका है सोल सोसाइटी के ऊपर हमला करने का, और ये कह के क्विंसी किंग और उसकी पूरी की पूरी सेना सोल सोसाइटी पे हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है इचिगो और ओपाई की फाइट के ऊपर। जो ओपाई है वो इचिगो के ऊपर थोड़ा भारी पड़ रहा होता है उसकी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। इचिगो अचानक से गेत्सुगा तेंसो से हमला करता है ओपाई के ऊपर, लेकिन ओपाई को उसका 1% भी असर नहीं होता। यहाँ तक कि ओपाई उस हमले को डॉज करना भी जरूरी नहीं समझता और वहीं के वहीं खड़ा होता है, उसके बावजूद उसे 1% भी डैमेज नहीं होता। ये देख के इचिगो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इचिगो अपनी पोजीशन पे खड़ा होता है। इसी के साथ जो ओपाई होता है अपनी स्वॉर्ड को ऊपर करता है और एक अटैक चार्ज करने लग जाता है। अटैक चार्ज करते ही करते उसको एक बहुत ही ज़्यादा जोर का मुक्का आके लगता है यानी कि ओपाई को, और हम देखते हैं जो ट्रेस बेस्टिया का जो बीस्ट होता है वो आ चुका है और आते के साथ से एक ही मुक्के में उसने उस क्विंसी को बहुत दूर फेंक दिया। इसी के साथ जो ट्रेस बेस्टिया होती है वो भी फाइट सीन में वापस आ जाती है, और जो ओपाई होता है वो कहता है एक माइंडलेस बीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन जो वो बीस्ट होता है जिसका नाम आयोन होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और वो क्विंसी की 12 बजाना शुरू कर देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उरियो इशिडा को जो कि अपने घर में आया होता है और कुछ छानबीन कर रहा होता है, और एकदम से उरियो के फादर वहाँ पर आ जाते हैं और वो उरियो को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन उरियो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है जो यूको मुंडो और सोल सोसाइटी है वहाँ पर क्विंसीज के द्वारा हमला हुआ है, और क्योंकि मैं भी एक क्विंसी हूँ मुझे जानने का पूरा अधिकार है कि आखिर ये क्विंसी कहाँ से आए हैं और ये क्यों हमला कर रहे हैं। तभी क्विंसी का जो फादर होते हैं जिनका नाम रियूकेन होता है वो जाते जाते कहते हैं जो तुम यहाँ पर ढूंढ रहे हो वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलने वाला। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं सोरयू गेट एंट्रेंस जहाँ पर कि यूकी और सीनो भी होते हैं। वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि जो क्विंसीज और सोल रिपर्स है दोनों का काम है होलोस को मारना, तो फिर आपस में दुश्मनी कैसे हो गई। तभी यहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम काजोमारू होता है जो कि स्क्वाड 13 के 6th सीट का बंदा होता है। जो काजोमारू होता है वो इन्हें बताता है सोल रिपर्स का काम होता है जो भी सोल्स होलो में कन्वर्ट हो चुकी हैं उन सोल्स को प्यूरिफाई करना, यानी होलोस को मारकर सोल्स को प्यूरिफाई करके वापस सोल सोसाइटी में भेजना। लेकिन जो क्विंसीज होते हैं वो होलोस को पूरे तरीके से मार देते हैं जिसके कारण से सोल्स रहती है वो वापस सोल सोसाइटी में वापस नहीं आ पाती, जिससे कि इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और अगर इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो इससे सोल सोसाइटी और वर्ल्ड ऑफ लिविंग आपस में मिलकर कोलैप्स हो जाएंगे और सारे के सारे लोग मारे जा सकते। इसी से बचने के लिए हम लोगों ने क्विंसीज को रोका, और अगर हम उन्हें नहीं रोकते तो सब कुछ तहस नहस हो जाता। पहले तो सोल रिपर्स ने क्विंसीज से बातचीत करके इस मैटर को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन क्विंसीज ने हर बार सोल रिपर्स की नहीं सुनी और वो लगातार होलोस को मारते गए, जिसके कारण आज से 200 साल पहले क्विंसीज को मारने का ऑपरेशन शुरू किया गया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उरियो दिखाया जाता है जो कि अभी भी लगातार छानबीन किए जा रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है हेड कैप्टन यामामोटो और कैप्टन कुरोसुजी के ऊपर। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं क्योंकि जो कैप्टन कुरोसुजी होता है उसने 28,000 सोल्स को मारने का आदेश दे दिया होता है ताकि बैलेंस क्रिएट हो सके। इस बात को लेकर कैप्टन यामामोटो कैप्टन कुरोसुजी पे गुस्सा होते हैं, लेकिन उल्टा कैप्टन कुरोसुजी ही कैप्टन यामामोटो को सुना देते हैं ये बोलते हुए कि आपकी गलती है कि आपने 1000 साल पहले क्विंसी किंग को नहीं मारा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें आयोन और ओपाई की फाइट दिखाई जाती है। जो आयोन होता है वो ओपाई को इतना गंदे तरीके से मार रहा होता है, लिटरली ये सीन देख के मेरे को अवेंजर्स में हल्क और लोकी की याद आ गई। जिस लेवल का हल्क ने लोकी को कूटा था भाई मज़ा ही आ गया था, लेकिन लिटरली हल्क भी इस बंदे के सामने यानी कि आयोन के सामने फिलहाल मेरे को बच्चा फील हो रहा है, क्योंकि जो आयोन होता है वो इस क्विंसी को उससे भी कहीं गुना ज़्यादा गंदे तरीके से मार रहा होता है और आखिर में मार मार के उसको गाड़ देता है ज़मीन में। वो भी भाई इस तरीके से कौन गाड़ता है यार किसी को। ट्रेस बेस्टिया की एक मेंबर कहती है मैं अभी तक हैरान हूँ तुम अभी भी एक पीस में कैसे बचे हो, लेकिन इतने में ही जो ओपाई होता है वो क्या मालूम कैसे उठता है और उस लड़की को तलवार कोप देता है।
और इसी के साथ ओपाई अपने आप को चार्ज करने लग जाता है और अपने एरिया में जितनी भी रेसी मौजूद होती है सभी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और रेसी एब्जॉर्ब करते करते ही जो ओरीहिमे का जो स्पेल है उसे भी एब्जॉर्ब करता है, चेड की सील्ड को भी एब्जॉर्ब करता है, और तो और जिससे वो लड़ रहा था यानी कि आयोन से, वो आयोन को भी पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो फुल फाइनल फॉर्म में जो ओपाई होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इचिगो इसी के ऊपर हमला करता है और उसके जो सिर पे रेसी एब्जॉर्ब करने वाली डिस्क है उसे तोड़ देता है और दोनों के दोनों एक दूसरे पे हमला ही करते हैं। इचिगो ने भी अपनी बांकाई को यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि क्विंसी किंग ने हमला कर दिया होता है। क्विंसी किंग के अटैक के साथ ही सोल सोसाइटी में जगह जगह पर रेसी निकलने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है जहाँ पर भी रेसी के पिलर बने होते हैं उनमें से क्विंसीज बाहर निकल रहे होते हैं। क्विंसीज के निकलते के साथ ही हमें दिखा जाता है क्विंसी अटैक करके लेफ्टिनेंट कीरा को आते के साथ सही मार देते हैं और बेचारा यहाँ पे मर जाता है। अच्छा कैरेक्टर था। इसी के साथ स्क्वाड 3 के और भी बंदों को क्विंसीज आते के साथ सही मार देते हैं और कुछ मेन क्विंसीज की एंट्री होती है और उनकी एंट्री के साथ ही एपिसोड 3 का भी दी एंड हो जाता है। और हाँ गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ भाई लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दो। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में एक बंदे की आवाज़ आती है। वो बंदा सभी को रिपोर्ट दे रहा होता है और वो बंदा रिपोर्ट देते देते कहता है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेसिकली वो बंदा कह रहा होता है कि इन्वेजन के ऐसी कितने ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो चुकी है। उस बंदे की मदद से हमें पता चलता है कि सिर्फ 7 मिनट के अंदर 1000 से ज़्यादा सोल रिपर्स की मौत हो चुकी है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक क्विंसी के ऊपर जो कि एकदम फुल स्वैग में चलते हुए आ रहा होता है। उस क्विंसी के सामने काजूमारू खड़ा होता है फुल फाइट की पोजीशन में और उसके साथ कई और सोल रिपर्स भी रहते हैं। कहीं ना कहीं सारे के सारे सोल रिपर्स इस अकेले क्विंसी से डर रहे होते हैं। ये क्विंसी जैसे ही काजूमारू के सामने पहुंचता है काजूमारू को ये काट के 2 हिस्सों में अलग कर देता है और इसी के साथ काजूमारू की यहाँ पे डेथ हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो कैप्टन और ल्यूटिनेंट्स यानी कि जो मेन कैरेक्टर्स है अपने शो के, वो सभी लोग मेन क्विंसीज यानी ईस्टर्न रीटर वाले जितने भी लेटर क्विंसीज है उनके सामने खड़े हो जाते हैं फाइट के लिए। सबसे स्टार्टिंग में हमें रेंजी और ईस्टर्न रीटर एफ की फाइट दिखाई जाती है जिसमें कि रेंजी थोड़ा सा फीका पड़ रहा होता है। वो जब भी ईस्टर्न रीटर एफ के ऊपर अटैक करता है उसके हाथों पे कहीं से एक मार्किंग आ जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मार्किंग होती है। वो रेंजी के सारे अटैक्स को अपने ऊपर झेल लेती है और उस ईस्टर्न रीटर एफ को कुछ भी नहीं होता। तभी रेंजी के ऊपर पीछे से एक और क्विंसी अटैक करता है लेकिन अपन देखते हैं कैप्टन ब्याकुया आके रेंजी को बचा लेते हैं और इसी के साथ कैप्टन ब्याकुया की भी एंट्री हो चुकी है फाइट सीन में। कैप्टन ब्याकुया और ईस्टर्न रीटर एफ इन दोनों में फाइट होती है जहां पर कि कैप्टन ब्याकुया ईस्टर्न रीटर एफ की जो मार्किंग एबिलिटी उसे देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैप्टन कामामुरो और ईस्टर्न रीटर ई को जिसका नाम होता है बेम्बिटा। तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैप्टन हित्सुगाया को जो कि क्विंसी से फाइट कर रहे होते हैं और उस क्विंसी के पावर्स देख के कैप्टन हित्सुगाया भी थोड़े हैरान होते हैं। अगले सीन में हमें कैप्टन सोइफोन दिखाई जाती है जो कि किसी से फाइट कर रही होती है। इसी के साथ सीन वापस शिफ्ट होता है कैप्टन ब्याकुया और रेंजी के ऊपर जो कि फाइट कर रहे होते हैं ईस्टर्न रीटर एफ के साथ और कैप्टन ब्याकुया अपनी बांकाई को यहाँ पे यूज़ करते हैं और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो 3 और कैप्टन जो कि फाइट कर रहे होते हैं क्विंसीज से, वो सभी की सभी एक साथ अपनी बांकाई को यूज़ करते हैं उन क्विंसीज के खिलाफ। जैसे ही चारों कैप्टन्स की बांकाई एक्टिवेट होती है जो 4 क्विंसी होते हैं वो अपने जेब से एक गैजेट निकालते हैं और चारों की चारों कैप्टन्स की बांकाई को चुरा लेते हैं। ये देख के चारों के चारों कैप्टन उन सभी के होश ही उड़ जाते हैं। इसके बाद जो रानगीकू होती है वो स्पेल का यूज़ करती है जिसका नाम होता है टेंटेकुरा। इस स्पेल की मदद से वो सभी को बता देती है कि कोई भी अपनी बांकाई को यूज़ नहीं करे क्योंकि जो क्विंसीज है वो अपनी बांकाई को चुरा रहे हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें कैप्टन सुनसुई का सीन दिखाया जाता है जो कि खुद भी बेचारे बहुत ज़्यादा फीके पड़ रहे होते हैं क्योंकि वो बिना बांकाई के आखिर फाइट कैसे करे, वो भी इतने पावरफुल क्विंसीज से। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है उस बंदे पे जो कि हर बंदे को रिपोर्ट देता है जो कि एक सोल रिपर है। वो बंदा खुद ब खुद डिसीजन लेता है और इचिगो को बुलाने की बात करता है लेकिन कैप्टन उराहरा के जरिए इनको मालूम पड़ता है जो इचिगो है वो पहले ही हुकोमुंडो में किसी से फाइट कर रहा है और इस वक्त वो नहीं आ सकता। अगले सीन में हमें इचिगो और ओपाई की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर इचिगो अपनी बांकाई एक्टिवेट कर चुका है और ओपाई उसे चुरा नहीं पाता।
इसीलिए ओपाई के ऊपर इचिगो बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। ओपाई के यहाँ पर होश उड़े रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। लेकिन इतनी देर में कैप्टन उराहरा जो होते हैं वो पीछे से एक अटैक चार्ज करके ओपाई के ऊपर मारते हैं, जिससे कि ओपाई वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ओपाई के ख़त्म होते के साथ ही इचिगो निकल जाता है सोल सोसाइटी की ओर। सोल सोसाइटी में बंदे बातचीत कर रहे होते हैं। अगर इस वक्त कोई हमें बचा सकता है तो वो सिर्फ इचिगो कुरोसाकी ही है। जैसे ही इचिगो रास्ते में होता है, कैप्टन उराहरा के जरिए उसे पता चलता है जितने भी क्विंसीज है उनके पास 3 सबसे खतरनाक पावर्स है। पहली पावर का नाम है क्विंसी वॉल्स्टन डिश, जो कि क्विंसीज को ट्रांसफॉर्म कर देती है एक अलग ही फॉर्म में। जो सेकेंड पावर है वो ऑफेंस और डिफेंस के काम में आती है, लेकिन एक टाइम पे क्विंसी एक ही यूज़ कर सकता है, या तो वो ऑफेंस में यूज़ करेगा या तो डिफेंस में यूज़ करेगा। और थर्ड पावर है बांकाई को चोरी करना, जिसका नाम है बांकाई प्लंडरिंग। इसी के साथ उराहरा ये भी बताते हैं किसी कारण से सिर्फ इचिगो तुम्हारी बांकाई ये लोग चोरी नहीं कर पा रहे, बाकी सभी की ये बांकाई चोरी कर सकते हैं। उराहरा जैसे ही इचिगो को ये सब बातें बता देते हैं, इचिगो के पीछे से एक अटैक टाइप का कुछ आता है और वो एग्जिट को सील कर देता है, जिससे कि इचिगो अब सोल सोसाइटी में नहीं जा सकता। तभी हमें कैप्टन उराहरा दिखाए जाते हैं, जिसको कि एक बहुत ही गंदा तीर लगा होता है, जो कि मारा होता है ओपाई ने। ओपाई पता नहीं कैसे पर अभी भी मरा नहीं होता, और तो और उसने चेड और ओरिहिमे को भी बहुत ही ज़्यादा घायल कर दिया है। इसी के साथ ओपाई कहता है इचिगो कुरोसाकी तुम जा नहीं सकते, मेरा काम है तुम्हें यहाँ पर कैसे भी करके रोक के रखना। इसी के साथ जो ओपाई होता है एक आखिरी अटैक और मारता है, जो कि एक शील्ड टाइप का होता है और इचिगो को जाके घेर लेता है और इचिगो को पूरी तरीके से कैद कर लेता है। इसी के साथ एपिसोड 4 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक सोल रीपर होता है जो कि रिपोर्टिंग का काम करता है। वो सभी से कहता है कोई भी हार मत मानना, मदद बस आने ही वाली है, इचिगो कुरोसाकी रास्ते में है। ये सुनते ही जितने भी लोग फाइट कर रहे होते हैं वो सारे के सारे खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी आकोन कहता है कुछ तो गड़बड़ है, इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर गागांटा में से गायब हो चुका है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जिडाम्बो को, जो कि लैब में अटैक कर देता है और वहाँ पर सब कुछ तहस नहस करने लग जाता है। उसी के जस्ट पीछे एक क्विंसी दिखाया जाता है, मतलब जरूर उसी क्विंसी ने जिडाम्बो को अपने काबू में कर लिया है। तभी हमें इचिगो कुरोसाकी दिखाया जाता है, जो कि एक रेसी के जेल में कैद होता है। वो उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो जेल बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है। इसी के साथ आकोन का कॉल आता है इचिगो को। इचिगो जैसे ही आकोन का कॉल उठाता है वो सुनता है कि लैब में पूरी तरीके से तबाही मची हुई है और सभी वहाँ पे सोल रीपर चिल्ला रहे हैं और किसी के हाथों मारे जा रहे हैं। इसी के साथ इचिगो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर एक अटैक चार्ज करने लग जाता है। जो ओपाई होता है वो कहता है ये एक लेजेंडरी जेल है जो कि खुद मेरे को क्विंसी किंग ने दी है, इसमें तुम कितना भी ज़्यादा रैम्पेज कर लो, इस जेल का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। इसी के साथ जो ओपाई होता है वो चेड और ओरिहिमे को मारने वाला होता है, लेकिन इतने में ही उसके पीछे से एक अटैक आता है जो कि ओपाई को 2 हिस्सों में काट के रख देता है और इसी के साथ ओपाई की यहाँ पे डेथ हो जाती है। जो 3 लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं वो तीनों की तीनों एकदम शॉक हो जाते हैं। इसी के साथ हमें एक स्वॉर्ड दिखाई जाती है जो कि पॉइंट कर रही होती है कैप्टन उराहरा को, और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है कैप्टन ब्याकुया और स्टर्न रिटर एफ की फाइट के ऊपर। यहाँ पर कैप्टन ब्याकुया स्टर्न रिटर एफ से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। तभी स्टर्न रिटर एफ एक्सप्लेन करता है जो उसके हॉर्न्स है, जिस किसी को भी वो लगते हैं वो इंसान डाउट्स और डर में घिर जाता है। इसी कारण से जो कैप्टन ब्याकुया होते हैं उनके हाथ पैर भी काँप रहे होते हैं और उनके मन में भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा होता है। इसी बात को लेकर जो स्टर्न रिटर एफ है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज में होता है और कैप्टन ब्याकुया के ऊपर फेटल ब्लोज मारे जा रहा होता है। लेकिन इन सभी के बावजूद भी कैप्टन ब्याकुया जो होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी अटैक उस क्विंसी को टच नहीं होता। इसी के साथ ही स्टर्न रिटर एफ कैप्टन ब्याकुया की जो बांकाई उसने चुरा रखी थी उसी का इस्तेमाल करता है और कैप्टन ब्याकुया को बहुत ही ज़्यादा हाई डैमेज दे देता है। इस चीज़ की जो फीलिंग होती है वो रुकिया तक भी पहुंच जाती है, वो समझ जाती है ब्याकुया खतरे में है। स्टर्न रिटर एफ लगातार ब्याकुया को उसी की बांकाई से मारे जा रहा होता है, जिससे कि कैप्टन ब्याकुया एकदम ही मरने की कगार पे आ जाता है। इस वक्त रेंजी भी यहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। और जैसे ही सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं जो रुकिया होती है वो भी अपने सामने वाली क्विंसी से हार रही होती है, क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरीके से बैटल से हटके उसके भाई पे चला गया था। अगले सीन में हम देखते हैं जो कैप्टन ब्याकुया होते हैं वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं
और उनकी स्वॉर्ड भी टूट चुकी होती है और वो कह रहे होते हैं रेंजी, रुकिया, आई एम सॉरी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कैप्टन ज़ाराकी को, जो कि डायरेक्ट पहुंच जाते हैं क्विंसी किंग से फाइट करने के लिए। और इस वक्त कैप्टन ज़ाराकी के कंधे पे 3 क्विंसीज रहते हैं जो कि स्टर्न रिटर वाले होते हैं और कैप्टन ज़ाराकी ने इन तीनों को मार दिया होता है। इन तीनों के स्टर्न रिटर होते हैं क्यू, आर और वाई। जो क्विंसी किंग के साइड में क्विंसी होता है वो कैप्टन ज़ाराकी को देख के पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। तभी कैप्टन ज़ाराकी बताते हैं जो एक क्विंसी था वो एक जाइंट मंकी में बदल गया और जिसे कि मैंने काट के 2 हिस्सों में अलग कर दिया। जो दूसरा क्विंसी था वो लगातार बातें ही किए जा रहा था, इसलिए मेरा दिमाग ख़राब हुआ और मैंने उसका गला निकाल के अलग कर दिया। जो तीसरा क्विंसी था वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, उसने खुद मेरा ही रूप ले लिया और मुझसे फ़ाइट करने लगा। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि मैं अपने आप से फाइट कर रहा था, लेकिन मैं अपने आप से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया और मैंने उसे भी मार दिया। ये सब सुन के वो क्विंसी कहता है अब मुझे समझ में आ गया वो लोग तुम्हें मॉन्स्टर क्यों कहते हैं। इसी के साथ जो कैप्टन ज़ाराकी होते हैं वो क्विंसी किंग के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देते हैं, जिसे कि क्विंसी किंग ब्लॉक कर देता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है इचिगो के ऊपर। इचिगो को ब्याकुया, रेंजी और रुकिया के स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सुहे वर्सेस स्टर्न रिटर ओ। स्टर्न रिटर ओ सुहे के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा होता है क्योंकि सुहे भी बेचारा बांका यूज नहीं कर सकता। स्टर्न रिटर ओ कहता है जो लेफ्टिनेंट सासाकीबे थे उन्हें भी मैंने ही मारा था उन्हीं की बांकाई यूज करके, और उन्हीं की बांकाई से अब मैं तुम्हें भी मारूंगा। इतना कह के स्टर्न रिटर ओ एक तलवार बनाकर सुहे की तरफ फेंक देता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है भाई साहब सबसे ज्यादा बेडेस्ट कैरेक्टर की, यानी कि हेड कैप्टन यामामोटो। हेड कैप्टन यामामोटो जो तलवार रहती है उसको एक चाटा मार के साइड में फेंक देते हैं। जो स्टर्न रिटर ओ होता है वो हेड कैप्टन यामामोटो को देख के हंसने लग जाता है और हंसते हंसते ही कहता है अब मैं तुम्हारे लेफ्टिनेंट की बांकाई यूज करके तुम्हें खत्म कर दूंगा। स्टर्न रिटर ओ बांकाई को एक्टिवेट कर लेता है और जैसे ही कैप्टन यामामोटो पे अटैक करता है हमें दिखाया जाता है कैप्टन यामामोटो का फ्लैशबैक। हेड कैप्टन यामामोटो के फ्लैशबैक में हमें लेफ्टिनेंट सासाकीबे और यामामोटो दिखाए जाते हैं, जिसमें कि हेड कैप्टन यामामोटो और गेनरियो बहुत ही छोटे होते हैं, यानी कि जवान होते हैं। उस टाइम पे लोग हेड कैप्टन यामामोटो को एजीसाई के नाम से जानते थे क्योंकि उनके सिर पे एक स्कार था, इसके वजह से उनका नाम एजीसाई पड़ गया था। और हमें यह भी दिखाया जाता है कि जो लेफ्टिनेंट सासाकीबे होते हैं वो उस टाइम पे कैप्टन यामामोटो के राइट हैंड मैन बनना चाहते थे। और हमें यह भी दिखाया जाता है इन दोनों के बीच में टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। जो लेफ्टिनेंट सासाकीबे होते हैं वो अपने आप को वर्दी प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपनी बांकाई को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। हेड कैप्टन यामामोटो लेफ्टिनेंट सासाकीबे की बांकाई को टेस्ट करना चाहते थे, इसलिए वो आमने सामने फाइट करते हैं, जिससे कि जो हेड कैप्टन यामामोटो रहते उनके सिर पे चोट आती है, जिससे कि उनका नाम एजीसाई से चेंज होके गेनरियो पड़ जाता है। क्योंकि जो एजीसाई नाम पड़ा था वो नाम इसीलिए पड़ा था जो मार्किंग है वो जापानीज कैरेक्टर ए की तरह दिखता है, लेकिन अब वो मार्किंग चेंज होकर जी की तरह हो गई, इसलिए उनका नाम गेनरियो हो जाता है। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं स्टर्न रिटर ओ लगातार बांकाई की पावर बढ़ाए जा रहा होता है, जिसके नीचे कैप्टन यामामोटो सिर्फ खड़े रहते हैं। जैसे ही स्टर्न रिटर ओ अपनी लिमिट पे आता है वो अपने अटैक को कैंसिल करता है। हेड कैप्टन यामामोटो आगे बढ़ते बढ़ते कहते हैं फ्रेंड चोजीरो, ये तुम्हारी वो बांकाई नहीं है जिसे कि तुमने मेहनत से हासिल की थी और उसे लगातार तराशा था, ये तो उसकी एक सस्ती सी और घटिया सी कॉपी है। इतना कह के भाई साहब जो हेड कैप्टन यामामोटो रहते एक ही स्वॉर्ड के स्विंग में स्टर्न रिटर ओ को पूरे तरीके से इवेपोरेट कर देते हैं, मतलब लिटरली उस बंदे का नामो निशान तक नहीं बचता। इसी के साथ हेड कैप्टन यामामोटो रूहे से कहते हैं जितनी भी बची हुई रिबेल आर्मी है उसकी चिंता तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, उन सबको मैं खुद देखूंगा। और इसी के साथ हेड कैप्टन यामामोटो यहाँ से लेते हैं एग्जिट, और वो एग्जिट इतनी खतरनाक रहती है भाई साहब, लिटरली रॉकेट लॉन्च होता है। जितने भी कैप्टन्स और लेफ्टिनेंट्स होते हैं वो जैसे ही हेड कैप्टन यामामोटो को एक्शन में सेंस करते हैं उन सभी का जोश भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सबका कहना होता है अब तो रिबेल आर्मी गई पूरी तरीके से। अगले सीन में हमें कैप्टन ज़ाराकी दिखाए जाते हैं जो कि होते हैं क्विंसी किंग के हाथों में, जो कि क्विंसी किंग से हार चुके होते हैं। कहीं ना कहीं मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा कैप्टन ज़ाराकी कैसे हार गया भाई। इसी के साथ यहाँ पे एंट्री होती है हेड कैप्टन यामामोटो की, और वो भी फुल रेज में। हेड कैप्टन आते के साथ से कहते हैं योहाबाहा
1000 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अब तुम्हारी मौत का समय आ चुका है। इसी के साथ जो एपिसोड 5 होता है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। एपिसोड 6 के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में हमें उरियो इशिडा दिखाया जाता है, जो कि एक किताब में पढ़ रहा होता है। जो क्विंसीज और सोल रिपर्स के बीच में फाइट हुई थी वो 1000 साल पुरानी फाइट है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है क्विंसी किंग और हेड कैप्टन यामामोटो की फाइट के ऊपर। इस वक्त जो कैप्टन जाराकी होते हैं वो क्विंसी किंग के हाथों में होते हैं, जिसे कि ओल्ड मैन यामामोटो इतनी फास्ट स्पीड में बचाते हैं कि क्विंसी किंग देखते ही रह जाता है। इसी के साथ 3 क्विंसीज हेड कैप्टन यामामोटो के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हेड कैप्टन यामामोटो अपनी फ्लेम्स का यूज़ करके उन्हें 1 सेकेंड से भी कम टाइम में तीनों को मार देते हैं। इसी के साथ हेड कैप्टन यामामोटो कहते हैं, युहाबाहा तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। ये सुन के युहाबाहा कहता है, तुम्हारी भी सिर्फ उम्र ही बड़ी है, पर तुम्हारे अंदर जो आग है ये वही पहले जैसी ही है। इसी के साथ इन दोनों में बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट होती है, जिससे कि युहाबाहा भी अपनी स्वार्ड निकाल लेता है। और जैसे ही युहाबाहा अपनी स्वार्ड निकालता है, हेड कैप्टन यामामोटो अपनी आसपास की जितनी भी बिखरी हुई फ्लेम्स होती है सभी को अपनी स्वार्ड के अंदर इकट्ठी कर लेते हैं। भाई साहब, जिस लेवल का सन्नाटा यहाँ पे छाया हुआ रहता है उसे भाई मतलब देखते ही इतने खतरनाक लेवल के जो गूज बम्स आ रहे थे, भाई क्या ही बताऊँ। इसी के साथ पूरी की पूरी सोल सोसाइटी के अंदर जितने भी पानी के ड्रॉप्स गिरे थे सभी के सभी इवेपोरेट होने लग जाते हैं और सभी के सभी लोग यहाँ पर गर्मी फील करने लग जाते हैं। जो सोल सोसाइटी के अंदर गर्मी होती है वो लगातार बढ़ने लग जाती है। इसी के साथ हेड कैप्टन यामामोटो कहते हैं, बांकाई जांका नो टाची। इसी के साथ हेड कैप्टन युहाबाहा के ऊपर अटैक करते हैं और जहाँ जहाँ भी हेड कैप्टन की स्वार्ड टच हो रही थी, भाई साहब लिटरली पूरा का पूरा एरिया वहाँ से गायब हो जा रहा था। हेड कैप्टन यामामोटो बताते हैं, मैंने अपनी जितनी भी फ्लेम्स की पावर है उन सबको फोकस कर लिया है अपनी स्वार्ड की टिप के ऊपर, जिसका यूज़ करके हेड कैप्टन युहाबाहा की स्वार्ड को भी पूरे तरीके से गायब कर देते हैं। अगले सीन में जितनी भी फ्लेम्स होती है हेड कैप्टन की स्वार्ड की, वो सारी की सारी वापस आ जाती है। हेड कैप्टन कहते हैं, अभी तो मैंने सिर्फ मेरी स्वार्ड की एक साइड की ही पावर बताई, अभी बारी है दूसरी साइड की। हेड कैप्टन बताते हैं, फिलहाल में मेरी स्वार्ड 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर बर्न कर रही है। ये चीज समझ के लिटरली जो क्विंसी किंग के साइड वाला क्विंसी हो जाता है वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है ओल्ड मैन यामामोटो क्या चीज है। इसी के साथ हेड कैप्टन क्विंसी किंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ थोड़ी देर के लिए सीन शिफ्ट होता है उरियो के ऊपर। उरियो किताबों से पढ़ रहा होता है, आज से 1000 साल पहले क्विंसीज और सोल रिपर्स में फाइट हुई थी जहां पर क्विंसीज हार चुके थे, और आज से 200 साल पहले सोल रिपर्स ने एक ऑर्डर जारी किया था जिससे कि वो बचे हुए जितने भी क्विंसीज है उन सभी को भी ख़त्म कर सके, क्योंकि सोल रिपर्स को डर था कि क्विंसीज आज नहीं तो कल इनके ऊपर दोबारा हमला करेंगे। यहाँ पर उरियो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, साथ ही साथ वो इचिगो और खुद की फ्रेंडशिप के बारे में भी सोचता है। तभी सीन वापस शिफ्ट होता है क्विंसी किंग के ऊपर, जो कि हमला कर रहा होता है कैप्टन यामामोटो के ऊपर एक एरो से, लेकिन उस एरो का कुछ भी असर नहीं होता। हेड कैप्टन क्विंसी किंग के बहुत ही ज़्यादा पास आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए क्विंसी किंग अपनी अल्टीमेट डिफेंस का यूज़ करता है। जैसे ही हेड कैप्टन क्विंसी किंग के पास पहुंचते हैं वो एक चेंटिंग की शुरुआत करते हैं और एक स्पेल का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लाल कलर के कंकाल जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं वो क्विंसी किंग को घेरने लगते हैं। वो सारे कंकाल मिलके क्विंसी किंग के डिफेंस को कहीं का नहीं छोड़ते। हेड कैप्टन एक्सप्लेन करते हैं, मैंने जिन भी लोगों को आज से पहले मारा है मेरी ब्लेड से उन सभी को मैंने रीएनिमेट किया है और ये सभी लोग तुम्हें हराने में मेरी मदद करेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जितने भी कंकाल होते हैं वो क्विंसी किंग के सबऑर्डिनेट्स यानी साथियों में बदलते जाते हैं, जिन्हें कि क्विंसी किंग ने पहले ही किसी कारण से मारा होता है। हेड कैप्टन यामामोटो कहते हैं, तुम क्विंसीज मेरी बांकाई को नहीं चुरा पाए क्योंकि तुम्हें मेरी बांकाई की समझ नहीं थी, और अगर तुम्हें मेरी बांकाई की समझ नहीं थी तो तुम इसे चुरा भी नहीं सकते। तभी क्विंसी किंग सभी कंकालों को कुचलते हुए आगे बढ़ता है हेड कैप्टन यामामोटो की ओर। हेड कैप्टन यामामोटो एक अटैक का यूज करते हैं और क्विंसी किंग को बीच में से काट देते हैं। क्विंसी किंग पूरे तरीके से नहीं कटता, लेकिन उसका बहुत ही बड़ा हिस्सा पेट से पूरा का पूरा गायब हो जाता है। क्विंसी किंग पूरी तरीके से हार चुका होता है और एकदम मरने की हालत में होता है, लेकिन मरते मरते ही वो किसी से माफी मांगने लग जाता है। हेड कैप्टन अपने मन में बहुत ही ज्यादा हैरानी से सोचते हैं, ये क्विंसीज का किंग है, इसने वॉर स्टार्ट करी और अब ये हार चुका है, तो ये अब माफी किससे मांग रहा है। इतने में स्क्वाड 1 बैरेक पे एक रेसी का ब्लास्ट होता है और यहाँ पर एंट्री होती है रियल वाले क्विंसी किंग की। भाई साहब लिटरली मतलब इतनी देर से जो फाइट चल रही थी वो फेक क्विंसी किंग के साथ हो रही थी, और जो क्विंसी किंग नीचे पड़ा होता है वो होता है स्टर्न रीटर वाई, जिसकी पावर होती है
किसी का भी रूप लेना। हेड कैप्टन बहुत ही ज़्यादा हैरानी से पूछते हैं, इतनी देर से तुम कहाँ छुपे थे? तभी जो रियल क्विंसी किंग होता है वो कहता है, मैं स्क्वाड 1 बैरक के नीचे सोस्के आइजन से मिलने गया था, क्योंकि स्क्वाड 1 बैरक के नीचे है सेंट्रल अंडरग्राउंड रैक प्रिजन, जहां पर कैद है अभी तक की एनिमे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कूलेस्ट एंटागोनिस्ट। युहाबाहा आइजन को अपने साथ मिलाना चाहता है, क्योंकि जो आइजन है वो भी क्विंसी किंग के लिए सबसे बड़े थ्रेट्स में से एक है। युहाबाहा कहता है, तुम्हारा और मेरा गोल सेम है, सोल सोसाइटी की तबाही, तो क्यों ना अपन साथ मिलके काम करें। तभी आइजन कहता है, मैं किसी और की इच्छा पे काम नहीं करता और न ही किसी के ऑर्डर्स लेता हूँ, मैं सिर्फ खुद के लिए काम करता हूँ और खुद के ही गोल्स को फॉलो करता हूँ। ये सुन के क्विंसी किंग यहाँ से जाने लग जाता है। वो आइजन को यहाँ पर इसलिए नहीं मारता क्योंकि आइजन हुगियोकू के साथ फ्यूज होता है और उसे मारने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता। तभी सीन शिफ्ट होता है ऊपर की ओर। क्विंसी किंग हेड कैप्टन से कहता है, तुम पूरी तरीके से थक चुके हो मेरे इम्पोस्टर से फाइट कर करके। हेड कैप्टन कहते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और एकदम से अपनी बांकाई को यहाँ पर एक्टिवेट करते हैं। लेकिन इतने में ही जो क्विंसी किंग है वो हेड कैप्टन की बांकाई को यहाँ चुरा लेता है। क्विंसी किंग कहता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बांकाई को चुराया नहीं जा सकता, बस इसे चुराने के लिए मेरे जैसे ताकतवर की जरूरत थी। ईस्टर्न रिटर तुम्हारी पावर को संभाल नहीं पाते। तभी क्विंसी किंग अपनी एक स्वार्ड निकालता है, बहुत ही खतरनाक वाली, और उससे हेड कैप्टन को खत्म कर देता है। भाई साहब, ये नहीं होना था यार, बहुत ही शानदार हेड कैप्टन थे हमारे। इसी के साथ गाइज यहाँ पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि 1000 ईयर पहले क्विंसीज और सोल रिपर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। ये दोनों आपस में भिड़ रहे होते हैं, जहां पर सोल रिपर्स का पलड़ा ज्यादा भारी होता है। यहाँ पर क्विंसीज बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से हार रहे होते हैं। चारों तरफ क्विंसीज की डेड बॉडी होती है। इन लोगों की फाइट में हमें कैप्टन उनाहाना भी एक्शन में दिखाई जाती है, जो कि बहुत ही खतरनाक लग रही होती है। इस फाइट के लास्ट सीन में हमें हेड कैप्टन यामामोटो दिखाए जाते हैं, जो कि क्विंसी किंग को खत्म कर रहे होते हैं। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो वॉर होती है वो खत्म हो चुकी है, और जो हेड कैप्टन यामामोटो होते हैं वो एक बच्चे को बता रहे होते हैं हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत, और उस बच्चे को एक पेंटिंग दिखाते हैं जो कि होती है युहाबाहा की, जिसमें कि हेड कैप्टन युहाबाहा को अपनी फ्लेम्स से जला रहे होते हैं। इसी के साथ जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां पर कि जो क्विंसी किंग होता है अपने हेड कैप्टन को मार चुका होता है। हेड कैप्टन यामामोटो की बॉडी पूरे तरीके से 2 हिस्से में कट के अलग हो चुकी। उसके बावजूद भी न जाने कैसे जैसे ही क्विंसी किंग जाने लगता है, हेड कैप्टन की बॉडी क्विंसी किंग को एक हल्के से फ्रैक्शन से मतलब रोकने की कोशिश करती है, जिसका आभास क्विंसी किंग को हो जाता है, जिससे कि क्विंसी किंग हेड कैप्टन का हाथ काट देता है अपनी स्वार्ड से, और हेड कैप्टन के सिर के ऊपर लात रख के कुछ कहने लग जाता है। शिगेकुनी यामामोटो, जानते हो मैंने तुम्हें अपने 5 स्पेशल थ्रेड्स में क्यों नहीं गिना? क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा नरम दिल के बन चुके हो। आज से 1000 साल पहले तुमने जितने भी लोग इकट्ठे किए थे वो सारे के सारे बहुत ही बेरहम थे और सिर्फ मारने के लिए जीते थे, और उनके बीच में तुम खड़े थे, उनके लीडर। तुम भी बहुत ही ज़्यादा बेरहम और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुआ करते थे, लेकिन टाइम के साथ तुम बहुत ही ज़्यादा नरम दिल के बनते गए। जैसे ही तुमने क्विंसीज को हराया था उसके बाद तुम शांति के रास्ते पे चलने लगे, और आज के समय में तुम सिर्फ दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हो और शांति कायम रखने के बारे में। तुमने अपना सीधा हाथ भी सही नहीं करवाया उस लड़की की मदद से, क्योंकि तुम इंसानों को इन्वॉल्व करके उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। जब सोल सोसाइटी की लड़ाई सोस्के आइजन से हुई थी तब भी तुम इचिगो की मदद लेने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि तुम इंसानों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो, जिससे कि तुम बहुत ज़्यादा नरम दिल के बनते गए और तुम आज मेरे सामने यहाँ गिरे हो। इतना कहने के बाद जो क्विंसी किंग होता है वो सोल सोसाइटी को क्रश करने का ऑर्डर देता है और यहाँ से चला जाता है। अब सोल सोसाइटी में बहुत सारे नए क्विंसीज की भी एंट्री होने लग जाती है, जो कि सोल्जर्स रहते हैं नॉर्मल वाले, और ये सारे के सारे सोल रिपर्स को मारने लगते हैं। चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा खून खराब हो जाता है और सभी और सोल रिपर्स की डेड बॉडी ही डेड बॉडी पड़ी रहती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है इचिगो के ऊपर, जिसकी आंखों से लिटरली भाई साहब यहाँ पे खून बह रहा होता है, और वो बहुत ही मेहनत करता है लेकिन वो उस जेल को नहीं तोड़ पाता जिसमें कि वो कैद है। इतने में ही जो आकोन होता है वो बाहर से उस जेल को तोड़ देता है और वो कहता है सॉरी इतनी देरी के लिए,
और बेचारा आकोन होता है उसको भी कोई क्विंसी 2 से 4 एरोस पीछे पहले से ही मार चुका होता है। जिस क्विंसी ने आकोन को ये एरोस मारे होते वो वहीं पे खड़ा होता है और भाई इचिगो लिटरली इतने ज़्यादा रेज में वहाँ से बाहर निकलता है, भाई साहब क्या ही कहने। जैसे ही इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर सारे के सारे कैप्टन्स और क्विंसी सेंस करते हैं, सभी के सभी पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं। इचिगो सबसे पहले कैप्टन ब्याकुया के सामने जाता है जो कि लिटरली मरने की हालत में होते हैं। कैप्टन ब्याकुया सॉरी कह रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर पाते। कैप्टन ब्याकुया कहते हैं इचिगो तुम एक इंसान हो, तुम्हारी तो ये फाइट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे मदद मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ हम सबको बचा लो। इसी के साथ इचिगो अपने आप को फुल चार्ज करके डायरेक्ट क्विंसी किंग के सामने पहुँच जाता है और वो भी फुल रेज में। क्विंसी किंग और इचिगो के बीच में बहुत ही ज़्यादा घमासान फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन जो क्विंसी किंग होता है वो इचिगो के ऊपर ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। क्विंसी किंग इचिगो के गले के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, जिससे देखने में ऐसा लगता है जैसे कि इचिगो यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन तभी क्विंसी किंग देखता है कि इचिगो के गले पे आ गया है क्विंसीस वाला ब्लूट, जो कि उसे बचा लेता है। ये जो ब्लूट मार्किंग होती है इसे देख के क्विंसी किंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ क्विंसीस के ऊपर आती है, ये इचिगो के ऊपर कैसे आ गई। तभी क्विंसी किंग एक्सप्लेन करता है और कहता है ओपे की जो सील्ड थी तुमने जरूर उसे तोड़ने में अपनी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करा, जिससे कि तुम्हारे स्पिरिचुअल एनर्जी के और ओपे की सील्ड के पार्टिकल्स आपस में मर्ज हो गए और तुम्हारे अंदर जो छुपी हुई क्विंसी पावर थी वो अवेकन हो गई। गाइज ये ओपे वही क्विंसी है जिसको कि मैं पुराने एपिसोड्स में ओपाई नाम से बुला रहा था, अभी मेरे को पता चला उसका नाम ओपाई नहीं ओपे है। तो भाई लोग कोई भी कंफ्यूज मत होना बस। क्विंसी किंग की बात सुनकर जो इचिगो होता है वो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्विंसी किंग कहता है तुम अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते है ना, और ना ही अपनी मदर के बारे में। इचिगो अपनी मदर का नाम सुन के यहाँ पे थोड़ा सा हैरान हो जाता है। क्विंसी किंग कहता है मेरा असली प्लान था कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँ और तुम्हें अपने साथ शामिल करूँ, लेकिन अब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इचिगो कुरोसाकी देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है। ऐसा कह के क्विंसी किंग एक बहुत ही खतरनाक अटैक मार देता है इचिगो की ओर। इस अटैक की वजह से जो आसपास के बड़े बड़े पत्थर रहते हैं वो आगे चिपक जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़ोर से लगते हैं इचिगो को, और इचिगो का ब्लूट उसे वहाँ पे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अच्छे से नहीं बचा पाता है उसे, और यहाँ पर इचिगो डाउन हो जाता है। अब जैसे ही क्विंसी किंग इचिगो को मारने वाला रहता है फाइनल ब्लो से, सारे के सारे क्विंसीज का जो टाइम रहता है वो ख़त्म हो जाता है बाहर रहने का। इसका मतलब उन्हें अपनी जगह पे वापस जाना होगा और सारे के सारे लोग अपनी शेडोस में वापस जाने लगते हैं। लेकिन क्विंसी किंग कहता है कि मेरे हिसाब से टाइम भी अभी भी बचना चाहिए था। तभी उसे याद आता है सोस्के आइजन। तभी वो कहता है ज़रूर सोस्के आइजन ने टाइम के साथ छेड़खानी करी, और जैसे मैं वहाँ पे डंजन में गया था उसने टाइम को वहाँ पे मैनिपुलेट कर दिया, जिससे कि मेरा टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो गया। इतना कहने के बाद सारे के सारे क्विंसीज अपनी अपनी शेडो में जाने लगते हैं, और जैसे ही क्विंसी किंग अपनी शेडोस में गायब होने वाला रहता है, इचिगो उसको पीछे से हमला करके कहता है जो तुमने सोल सोसाइटी के साथ किया उसके बाद तो तुम्हें मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता। लेकिन इतने में ही जो क्विंसी किंग के साथ वाला क्विंसी था वो अपनी स्वॉर्ड के एक ही स्विंग में इचिगो की बांकाई वाली स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है, मतलब बीच में से टुकड़े करके 2-3 कर देता है। ये देख के इचिगो भाई पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, उसके होश ही उड़ जाते हैं कि उसकी बांकाई वाली तलवार गई काम से। और इसी के साथ ही वो दोनों भी अपनी अपनी शेडोस में गायब हो जाते हैं और इचिगो देखता ही रह जाता है। एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जितने भी सोल रिपर्स घायल रहते हैं बैटल की वजह से, उन सभी को कैप्टन उनाहाना के बैरेक में ले जाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। इचिगो के पास खबर आती है जेड, ओरिहिमे और उराहारा तीनों के तीनों अभी सेफ है। इस वक्त यहाँ की जो हालत होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। सभी को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है हेड कैप्टन की मौत के लिए और जो भी कैजुअलिटीज़ बैटल की वजह से हुई है। अगले सीन में एक नर्स इचिगो से कहती है रेंजी और रुकिया की सर्जरी हो चुकी है, अब ये दोनों खतरे से बाहर है। अगले सीन में एक सोल रीपर आता है और वो इचिगो से कहता है कैप्टन कुरोसुजी ने तुम्हें बातचीत के लिए बुलाया है तुम्हारी जानपाक 2 के बारे में। इसी के साथ इचिगो वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है सभी कैप्टन्स की मीटिंग के ऊपर, जहाँ पर कि वो हेड कैप्टन की डेथ के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी एक सोल रीपर आके इन्हें रिपोर्ट देता है
कैप्टन ब्याकुया और कैप्टन जाराकी की जान बच चुकी है, लेकिन दोनों के दोनों अभी अनकॉन्शियस है। यहाँ पर जितने भी कैप्टन्स मौजूद होते हैं सभी के सभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और बेचारे बहुत ही ज़्यादा मायूस होते हैं। जो कैप्टन सोईफोन होती है वो फ्रस्ट्रेशन के मारे इस रिपोर्टर वाले बंदे पे चिल्ला देती है, जिससे कि यहाँ पर मौजूद बाकी कैप्टन्स में भी आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी कैप्टन सुनसियो आके यहाँ पर सिचुएशन को संभालते हैं और सभी को अपनी अपनी ड्यूटी याद दिलाते हैं। अगले सीन में हमें कैप्टन कुरोसुजी और इचिगो दिखाए जाते हैं। कैप्टन कुरोसुजी कहते हैं अगर किसी की बांकाई स्वॉर्ड टूट जाती है तो फिर उसे फिक्स या फिर रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसी के साथ कैप्टन कुरोसुजी कहते हैं हमें मिलने के लिए कोई आने वाला है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ आओ और उन लोगों से मिलो। अगले सीन में दिखाया जाता है सारे कैप्टन्स और इचिगो मिलके वेट कर रहे होते हैं स्क्वाड 0 के आने का। इचिगो के मन में डाउट होता है स्क्वाड 0 अब क्यों आ रही है, जब सेरेटे पर हमला हुआ था स्क्वाड 0 तब क्या कर रही थी। तब कैप्टन सुनसियो इचिगो को समझाते हैं 13 कोस्ट गार्ड स्क्वाड का काम होता है सेरेटे की प्रोटेक्शन करना और स्क्वाड 0 का काम होता है रॉयल पैलेस का प्रोटेक्शन करने का। कैप्टन सुनसियो कहते हैं जो सेरेटे के चारों ओर वॉल्स लगी है उनका मैनेजमेंट करना भी स्क्वाड 0 का काम है, जो कि एक पूरा का पूरा बैरियर फॉर्म कर ताकि बाहर से कोई सोल सोसाइटी के ऊपर अटैक ना कर पाए। कैप्टन सुनसियो एकदम से कहते हैं देखो वो लोग आ गए। स्क्वाड 0 के आते के साथ ही हमें बताया जाता है जो 5 लोग मेंबर्स है स्क्वाड 0 की, अगर उनके पावर्स को मिला दिया जाए और उनको कंपेयर किया जाए 13 कोस्ट गार्ड स्क्वाड के सभी मेंबर्स से, तब भी स्क्वाड 0 की पावर ज़्यादा होगी। इसी के साथ स्क्वाड 0 के सारे मेंबर्स हमें दिखाए जाते हैं जो कि थोड़े अजीबोगरीब लग रहे होते हैं। ये सभी अपने फ़नी अंदाज में यहाँ पर कैप्टन से बातचीत करने लग जाते हैं, लेकिन जो कैप्टन सोईफोन होती है उसका दिमाग इन लोगों पे ख़राब होता है, इसलिए वो इन्हें भी मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो आगे अपना हाथ उठाती है एक 0 स्क्वाड का मेंबर डायरेक्ट टेलीपोर्ट होके कैप्टन सोईफोन का हाथ पकड़ लेता है, जिसे कि देखकर कैप्टन सोईफोन यहाँ पर शॉक हो जाती है। स्क्वाड 0 के मेंबर्स बताते हैं कि हमें सोल किंग ने ऑर्डर दिए हैं कि इचिगो कुरोसाकी को अपने साथ लेके आना। जो स्क्वाड 0 की एक मेंबर होती है वो अपने साथ में ब्याकुया, रेंजी और रुकिया को भी ले आती है और साथ ही टूटी हुई इचिगो की बांकाई स्वॉर्ड। ये सभी लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इचिगो अपने मन में लगातार कुछ सोचे जा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कैप्टन उराहारा का कॉल आता है इचिगो के पास। उराहारा इचिगो को बताते हैं हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सभी लोग ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। इन तीनों के पीछे किसी सस्पिशियस बंदे की प्रेजेंस होती है, लेकिन ये बताया नहीं गया कि वो बंदा कौन है, पर शायद ये बंदा वही है जिसने कि इन लोगों को ह्यूकोमुंडो से बचा के यहाँ लेके आया है। इन तीनों को सेफ देख के इचिगो भी रॉयल पैलेस जाने के लिए तैयार हो जाता है। इचिगो पूछता है अगर मैं रॉयल पैलेस आता हूँ तो क्या मेरी टेंसा जांगेत्सु को तुम सही कर सकते हो। तभी वो लोग कहते हैं ये तो अब सही नहीं हो सकती, लेकिन इसके बदले में इससे मिलती जुलती कुछ और तुम्हें दे सकते हैं। कैप्टन उनाहना रेंजी, रुकिया और ब्याकुया को यहाँ से ले जाने से मना कर देती है। तभी वो लोग बताते हैं इन तीनों की कंडीशन सबसे ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए इनका यहाँ से जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि तुम इन तीनों को नहीं हील कर पाओगी। ये सुन के कैप्टन उनाहना भी मान जाती है और ये यहाँ से सभी लोग जाने लगते हैं। जिस पिलर में बैठ के स्क्वाड 0 यहाँ पे आई होती है उसको वापस लॉन्च करने का काम गांजू और उसकी सिस्टर पे होता है। वो जैसे ही इस पिलर को लॉन्च कर देते हमें दिखाया जाता है वो सारे बंदे जो कि सीरीज में पहले विलन रहते हैं, यानी कि कुगो, गिंजो और उसके साथ वाले बंदे, जो कि शायद उनका हृदय परिवर्तन हो गया है और ये अभी यहाँ पे है इचिगो का साथ देने के लिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इचिगो पहुंच चुका होता है रॉयल पैलेस के एंट्रेंस में और वहां जाके उसे पता चलता है जो स्क्वाड 0 के 5 बंदे हैं उनकी हड्डियों में ओकेन मिला हुआ है, जिससे कि वो रॉयल पैलेस में एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो स्क्वाड 0 का एक मेंबर होता है वो इचिगो खड़ा कर देता है एक प्लेटफॉर्म पे जिसे कि वो उड़ाने वाला होता है। तभी वो लोग उसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो रॉयल पैलेस है वो रहा वहाँ पे ऊपर और जो नीचे की साइड 5 डिस्क बनी है वो है हम पांचों की रहने की जगह। अगले सीन में जो स्क्वाड 0 का मेंबर होता है वो इचिगो को लेके जाता है उसके पैलेस में, जहां पर वो गर्म पानी में बैठा होता है। उस पानी की खासियत होती है अपनी जितनी भी इंजरीज, घाव, चोटें जो भी है वो सारी की सारी ठीक हो जाती है और तो और वो अपने खराब स्पिरिचुअल प्रेशर को भी सही कर देता है और जो भी ब्लड अपने अंदर जो खराब इकट्ठा हो चुका है उसे भी वो बाहर कर देता है और उसकी जगह पे आ जाता है यहाँ का एकदम प्योर और हेल्दी पानी।
इचिगो के अलावा यहाँ पर रेंजी, रुकिया और कैप्टन ब्याकुया भी होते हैं जो कि बेहोश होते हैं। स्क्वाड 0 का मेंबर बताता है जैसी तुम्हारी कंडीशन है 24 घंटे के अंदर अंदर तुम दुगुने ताकतवर हो जाओगे। लास्ट सीन में हमें स्क्वाड 0 का मोटा मेंबर दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है ओह तो सोल किंग अब जाग गए। इसी के साथ हमें सोल किंग का एक लुक दिखाया जाता है जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा शांत और बहुत ही ज़्यादा कूल और वाइब्स दे रहा था, मतलब क्या ही बताऊं। इसी के साथ एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें कैप्टन सुनसियो और उनकी लेफ्टिनेंट नानाओ दिखाई जाती है। कैप्टन सुनसियो कहते हैं नानाओ ये शायद अब अलविदा हो सकता है। इसी के साथ हमें एक लेटर दिखाया जाता है जो कि कैप्टन सुनसियो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है और वो किससे आया है यह भी नहीं बताया गया है। अगले सीन में हमें इचिगो दिखाया जाता है जिसे कि कोई 2 नए बंदे पानी में डुबा के रखते हैं और स्क्वाड 0 का मेंबर कहता है तुम्हें कम से कम 100 सेकंड तक पानी के अंदर रहना होगा। लेकिन इचिगो का बुरी तरीके से दम घुट रहा होता है और उसके बस की बात नहीं होती। इतने में स्क्वाड 0 का बंदा इचिगो के पास आता है और उसे खींच के मुक्का मारता है जिससे कि वो बहुत दूर जाके गिरता है। इचिगो को स्क्वाड 0 के बंदे ने मुक्का इसलिए मारा होता है क्योंकि वो इचिगो को बताना चाहता है कि देखो तुम पूरे तरीके से अब हील हो चुके हो। जैसे ही इचिगो पूरी तरीके से हील हो चुका होता है स्क्वाड 0 का मेंबर कहता है तुम अब यहाँ से जाने के लिए तैयार हो अगली जगह के लिए। इतने में पीछे से रेंजी उठता है और वो कहता है मैं भी पूरी तरीके से हील हो चुका हूँ और मुझे भी इचिगो के साथ ही जाना है। तभी स्क्वाड 0 का मेंबर रेंजी को भी बहुत जोर का मुक्का मारता है टेस्ट करने के लिए कि ये बंदा भी हील हुआ है या नहीं। तभी स्क्वाड 0 का मेंबर दोनों को ही भेजने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही रेंजी और इचिगो यहाँ से निकल जाते हैं जो 2 बंदे होते हैं जो कि इचिगो को पहले डुबा रहे थे वो आपस में बातचीत करते हैं कि ये बंदे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि बिना सूट्स के अगर हम अंदर जाएंगे तो हम तो वहीं के वहीं मारे जाएंगे। पर इन बंदों ने कुछ भी नहीं पहना था, उसके बावजूद ये बहुत ही लंबे समय तक उसके अंदर लेटे रहे क्योंकि जो दोनों तालाब यहाँ पर मौजूद है वो कोई मजाक वाली बात नहीं है। और तो और जो स्क्वाड 0 का मेंबर होता है वो भी इचिगो से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है क्योंकि जैसे ही स्क्वाड 0 का मेंबर इचिगो को पीछे से मुक्का मारता है जो इचिगो रहते हैं वो अपने रिफ्लेक्स का यूज़ करके उस मुक्के को थोड़ा सा ब्लॉक करने की कोशिश करता है जिससे कि जो स्क्वाड 0 के मेंबर का हैंड होता है वो फ्रैक्चर हो जाता है। अगले सीन में हमें कैप्टन सुनसियो का सीन दिखाया जाता है जो कि डिमांड कर रहे होते हैं अपने लिए 2 लेफ्टिनेंट्स की। कैप्टन सुनसियो एक और डिमांड करते हैं जिसमें कि वो कैप्टन जाराकी को जानजुत्सु सिखाने की बात करते हैं। ये सुनते के साथ से जितने भी मेंबर्स रहते ऊपर जो कि डिसीजन लेते वो सारे के सारे हैरान और घबरा जाते और गुस्से में एकदम मना ही कर देते। लेकिन जो कैप्टन सुनसियो होते हैं अपनी सूझबूझ और समझदारी का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इनके ऊपर थोड़ा सा हावी हो जाते हैं। यहाँ पर ऊपर जितने भी मेंबर्स बैठे होते हैं उनके मन में होता है अगर कैप्टन जाराकी को जानजुत्सु सिखा दिया गया तो वो इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे कि अगर भविष्य में अगर उन्होंने हमारे खिलाफ काम किया तो उन्हें संभालने वाला या रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन कैप्टन सुनसियो उन्हें समझाते हैं कि कैप्टन जाराकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस बैटल के लिए, वैसे भी अपनी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कैप्टन जाराकी को जानजुत्सु सिखाना ही होगा। इसी के साथ कैप्टन सुनसियो अपने साथ लेके आते हैं कैप्टन उनाहाना को ट्रेनिंग के लिए, वो भी कैप्टन जाराकी की। और यहाँ पे भाई साहब हमें ये पता चलता है कि जो कैप्टन उनाहाना होती है वो होती है फर्स्ट केम्पाची। और गाइज अगर आप लोगों को केम्पाची का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं केम्पाची वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ मारने के लिए जीते हैं और जिनके अंदर फाइट करने की और सामने वाले को मारने की बहुत ही ज़्यादा चाहत होती है। केम्पाची लोग वो होते हैं जो कि अपनी फाइट की भूख को शांत करने के लिए स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ढूंढते ही रहते हैं और अगर उन्हें कोई नहीं मिलता तो वो लोग कमजोरों के ही लाशों की ढेर बिछा देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो इचिगो और रेंजी होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं एक नए पैलेस में जहां पे जो स्क्वाड 0 की मेंबर होती है उसका नाम होता है किरियो। जो किरियो होती है वो इचिगो और रेंजी को पहले तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाकर खिलाती है और बाद में उन्हें बताती है कि ये जो खाना है इनके अंदर स्पिरिचुअल प्रेशर कूट कूट के भरा हुआ है, ये तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी, स्ट्रेंथ और इन सबको वापस बिल्ड करने में मदद करेगा। इचिगो और रेंजी यहाँ पर पेट भर के खाना खाते हैं और इनके साथ में यहाँ पर कोन भी होता है जो कि इन दोनों के साथ ही खाना खा रहा होता है। इचिगो खाना खाते खाते ही दुखी हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि बाकी सभी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे होंगे और हम यहाँ पर सिर्फ नहा रहे हैं और टेस्टी टेस्टी खाना खा रहे हैं। तभी रेंजी सिचुएशन को संभालता है और इचिगो को बताता है जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ ठीक ही है क्योंकि अपन को ट्रेनिंग के लिए एनर्जी और अपनी चोटों को भरना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जो कि अपन कर चुके हैं।
जैसे ही ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं इतने में किरियो आती है जो कि अपने पतले फॉर्म में होती है और इचिगो और रेंजी से देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जो किरियो होती है वो इन तीनों को पेट भर खाना खिला के यहाँ से भेज देती है। इन लोगों के जाते जाते हमें यह पता चलता है जो सोल कैंडी का कॉन्सेप्ट है यानी कि जो आविष्कार है वो भी किरियो ने ही किया था, जिसका पहले नाम गीकोन हुआ करता था, लेकिन मॉडर्न टाइम में इसका नाम चेंज करके सोल कैंडी रख दिया गया। किरियो बताती है गीकोन का जो मेन मकसद था वो था कि बाहर से स्पिरिचुअल प्रेशर किसी की भी बॉडी के अंदर डाला जा सके, उसके स्पिरिचुअल प्रेशर को बढ़ाने के लिए, जिसका कि इस्तेमाल मैं फ़िलहाल में अपने खाने में करती हूँ। जो भी खाना मैंने तुम्हें खिलाया उस खाने में स्पिरिचुअल प्रेशर था, जिससे कि अब तुम्हारा स्पिरिचुअल दोनों का ही बढ़ गया है और तुम दोनों धीरे धीरे करके इसे फील भी कर पाओगे। किरियो यह भी बताती है अब तुम उस बंदे से मिलोगे जिसने की सारी जानपाक्टोस को बनाया है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है सोल सोसाइटी में, जहां पर कि हमें कैप्टन केम्पाची और कैप्टन उनाहाना दिखाए जाते हैं जो कि आपस में फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि जो ये फाइट होगी ये केम्पाची की ट्रेनिंग का एक हिस्सा होगी। और तो और जो ये जगह चुनते हैं फाइट करने के लिए आपस में, ये होती है सेंट्रल अंडरग्राउंड प्रिजन, क्योंकि यहाँ का ओकेन लेवल सोल सोसाइटी से अलग होता है और ये जगह फ़िलहाल में इन दोनों की फ़ाइट के लिए सबसे सेफ जगह है, क्योंकि अगर इन दोनों ने बाहर फाइट करी तो ये दोनों मिलके सोल सोसाइटी को पूरी तरीके से तबाह भी कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में यही सब बातें हो रही थी, तभी कैप्टन उनाहाना कहती है जो तुमने स्कार मेरे चेस्ट पे दिया है इसका बदला मैं चुकाने के लिए कब से बेताब हूँ। इसी के साथ ही बहुत ही बेडेस तरीके से इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है कैप्टन सुनसियू के ऊपर, जहां पर कैप्टन सुनसियू एक किताब में कैप्टन उनाहाना के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ये बात 1000 साल पहले की है। कैप्टन उनाहाना जो होती है वो स्क्वाड 11 की सबसे फर्स्ट कैप्टन होती है और आज तक वो स्क्वाड 11 की ही कैप्टन है। कहा जाता है आज से 1000 साल पहले वाली जो 13 कोस्ट गार्ड स्क्वाड्स के लीडर्स थे वो हिस्ट्री के सबसे पावरफुल लीडर्स हुआ करते थे, जिनमें से जो कैप्टन उनाहाना है वो स्क्वाड 11 की लीडर बनने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल हुआ करती थी और क्रिमिनल हिस्ट्री में उनाहाना का नाम सबसे ऊपर आता था। उनाहाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्बैट स्किल्स में माहिर थी, जिससे कि उसने खुद का नाम याचिरू रखा था। गाइस जो कैप्टन उनाहाना है उसका नाम है याचिरू उनाहाना, इसलिए कोई भी कंफ्यूज मत होना। तभी कैप्टन सुनसियू कहते हैं केम्पाची जाराकी और याचिरू उनाहाना ने आपस में ब्लेड्स टकरा ली है, इसका मतलब है अब इन दोनों में से कोई एक ही बचेगा और एक मारा जाएगा। इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फाइट होती है। तभी हम देखते हैं जो पिद्दी वाली याचिरू होती है उसका सीन और जो लेफ्टिनेंट होती है स्क्वाड 11 का, जिसके साथ की कैप्टन उनाहाना बहुत ज़्यादा क्लोज रहती है। इन दोनों को अपने अपने कैप्टन की ओर से आखिरी मैसेजेस मिले रहते हैं, जिनको देख के वो समझ जाते हैं कि कुछ तो खराब होने वाला है। इधर की साइड जो इन दोनों की बहुत ही इंटेंस फाइट हो रही होती है, इसमें जो कैप्टन केम्पाची जाराकी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फीके पड़ रहे होते हैं और जो कैप्टन उनाहाना होती है उनके पास इस टाइम पे लीड होती है भाई, वो बहुत ही ज़्यादा लिटरली ताकतवर होती है। जो कैप्टन जाराकी होते हैं उनकी स्वार्ड उनके हाथ से छूटकर दूर गिर जाती है। तभी इन दोनों का हमें एक पास्ट दिखाया जाता है। कैप्टन जाराकी कहते हैं पता है मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मानता था, वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं किसी को काटता था, भले ही वो इंसान हो, पेड़ हो, पत्थर हो, जानवर हो, कोई भी, मुझे सब कुछ सेम ही लगता था, जैसे कि बस एक तलवार को हवा में हिलाते रहो। लेकिन जैसे ही मेरी फाइट तुम्हारे साथ हुई मुझे पहली बार डर का एहसास हुआ। मुझे ये पहली बार पता चला कि लड़ने का असली मजा क्या होता है। तब के समय मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता था और तुम्हारी तरह लड़ना चाहता था, लेकिन आज तुम मुझे कह रही हो मैं मरने वाला हूँ, और वो भी बिना पता लगाए कि तुम्हें हराने का मजा क्या होगा। ये कहते कहते भाई साहब लिटरली जो केम्पाची जाराकी होते हैं उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जैसे ही केम्पाची ऐसा कहते हैं, जो कैप्टन उनाहाना होती है वो अपनी तलवार कैप्टन की गर्दन के आर के पार कर देती है। लेकिन अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है जो कैप्टन जाराकी होते हैं वो बिल्कुल सेफ होते हैं। ऐसा फील होता है जैसे कि यहाँ पे किसी ने टाइम को पीछे कर दिया, लेकिन ये टाइम पीछे करने वाली बात नहीं होती है। तभी कैप्टन उनाहाना अपने मन में कहती है मैं किसी भी हालत में तुम्हें मरने नहीं दूंगी, बस मैं तुम्हें वहां तक लेके जाऊंगी जहां पर तुम मरने ही वाले होगे।
इससे ये होगा कि तुम ज़्यादा ताकतवर बन पाओगे। गाइस, ऐसा करने से मतलब कोई ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, इस चीज़ का अभी मतलब एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दिया है, हो सकता है अगले एपिसोड में देंगे। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें कैप्टन उनाहना और ज़ाराकी की फाइट कंटिन्यू दिखाई जाती है, जिसमें कि कैप्टन ज़ाराकी बीच बीच में अपनी सूद खो देते हैं। इस बात को लेकर वो थोड़े से अजीब अपने मन में सोच रहे होते हैं और साथ ही साथ उन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होता है, क्योंकि वो एक बहुत ही शानदार फाइट लड़ रहे होते हैं अपनी कैप्टन उनाहना के साथ। इसी के साथ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि कैप्टन ज़ाराकी और उनाहना होते हैं। कैप्टन उनाहना फाइट के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ढूंढ रही होती है, इसलिए उनका लेफ्टिनेंट पूरी की पूरी एक डिस्ट्रिक्ट छान मारता है, लेकिन उन्हें ऐसा कोई नहीं मिलता जो कि कैप्टन उनाहना के साथ अपनी ब्लेड्स टकरा सके, यानी कि उनके बराबरी का कोई फाइटर हो। कैप्टन उनाहना के पीछे एक लाशों का बहुत बड़ा ढेर होता है। जो लेफ्टिनेंट होता है उसे ऐसा लगता है कि ये कैप्टन उनाहना का काम है, लेकिन कैप्टन उनाहना खुद ही हैरान हो जाती है उस ढेर को देखते हुए कि ये तो मैंने किया ही नहीं। तभी उसमें से एक चिलगोजा निकल के आता है। गाइस, ये चिलगोजा और कोई नहीं कैप्टन ज़ाराकी है। इसी के साथ इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और जो कैप्टन उनाहना होती है वो पहली बार अपनी फाइट को एंजॉय करती है, और वो भी किसी बच्चे के साथ। ये जो फाइट पास्ट में चल रही होती है, यहाँ पर कैप्टन उनाहना कमजोर होती है, और वो भी एक बच्चे से जो कि बिल्कुल पिद्दी सा है। जो कैप्टन ज़ाराकी होते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर को दबा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक गहरा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। जो कैप्टन ज़ाराकी होते हैं वो जब भी किसी से फाइट करते हैं, उनका अपोनेंट हमेशा उनसे कमजोरी होता है। ये पहली बार हुआ था कि कैप्टन उनाहना जैसा कोई उनके बराबरी का कोई फाइटर उनसे फाइट किया, लेकिन जैसे ही कैप्टन उनाहना यहाँ पे हारने वाली होती है, जो कैप्टन ज़ाराकी होते हैं वो अपना लेवल घटा देते हैं कैप्टन उनाहना से मैच करने के लिए, क्योंकि कैप्टन ज़ाराकी भी फाइट को एंजॉय करना चाहते हैं। इस चक्कर में कैप्टन ज़ाराकी की पावर यहाँ पे सप्रेस हो जाती है और एक जगह पे सील हो जाती है। कैप्टन उनाहना एक्सप्लेन करती है, तुम जब भी किसी पावरफुल अपोनेंट से फाइट करते हो जो कि तुमसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हें यह रियलाइज होता है कि तुम्हें अपनी पावर को बांध के रखने की जरूरत नहीं है, और तुम और ज्यादा ताकतवर बनते जाते हो। ये तुम्हारी वही पावर्स बाहर आती है जो कि तुमने मेरी कमजोरी की वजह से पहले दबा ली थी। और अब मेरा काम ये है कि मैं तुम्हें बार बार वो फीलिंग दूं कि मैं तुम्हारे से बहुत ज़्यादा ताकतवर हूं, और तुम्हें बार बार मारते जाऊं और तुम्हें बार बार हील करते जाऊं, क्योंकि बस तुम्हारे दिमाग को ये लगना चाहिए कि अपना अपोनेंट सामने बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और तुम भी अपनी पूरी पावर में आ सको, जो कि तुम एक टाइम पे पहले हुआ करते थे तुम्हारी फुल पोटेंशियल में। जो कैप्टन उनाहना की ये मेथड होती है वो पूरे तरीके से काम में आ रही होती है। कैप्टन ज़ाराकी जितनी बार भी मर रहे होते हैं और जितनी बार भी हील होते हैं, वो बार बार पहली बार से ज़्यादा ताकतवर होते ही जाते हैं। और अब फाइट में जो कैप्टन ज़ाराकी होते हैं वो कैप्टन उनाहना के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन उतने में ही कैप्टन उनाहना अपनी बांकाई को यहाँ पर एक्टिवेट करती है। कैप्टन उनाहना की बांकाई का नाम होता है हिनाजुकी, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही होती है, क्योंकि चारों तरफ खून ही खून यहाँ पर बह रहा होता है। ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि जुजुत्सु काइसन में कोई अपना डोमेन यूज़ करता है। कैप्टन उनाहना थोड़ी सी वापस लीड में आ जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ पे बांकाई एक्टिवेट करी होती है, लेकिन जो कैप्टन ज़ाराकी है वो वापस पावरफुल होते ही जाते हैं, और यहाँ पर अब भारी वापस पड़ने लग जाते हैं कैप्टन उनाहना के ऊपर। इसी के साथ कैप्टन उनाहना एक और बात एक्सप्लेन करती है अपने मन में। कैप्टन उनाहना कहती है, तुमने अपने अंदर एक ऐसी पावर खोजी है जिससे कि तुम अपनी पावर को सप्रेस कर सकते हो और अपनी बैटल्स को इटर्निटी तक एंजॉय कर सकते हो, और यहाँ पर मैंने एक ऐसी पावर खोजी है जिससे कि मैं सबको हील कर सकती हूँ और खुद को भी हील कर सकती हूँ, ताकि मैं इटर्निटी तक बैटल्स को एंजॉय कर सकूँ। लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही केम्पाची एग्जिस्ट होना चाहिए, दो केम्पाचीज का कोई काम नहीं। अगर दो केम्पाची एक दूसरे से मिलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट अगर स्ट्रॉन्गेस्ट से फाइट करते हैं, तो वो सामने वाले को या तो मार देगा या तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। और मैंने यह डिसीजन बहुत पहले ही ले लिया है कि मुझे क्या करना है। इसी के साथ पास्ट में कैप्टन उनाहना कह रही होती है, ये जो बच्चा है ये वर्दी है केम्पाची कहलाने के लायक। जो कैप्टन ज़ाराकी होते हैं वो अपने पोटेंशियल को यहाँ पर अनलॉक कर लेते हैं, और वो पूरे तरीके से समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और उन्हें यह बातें भी याद आ जाती है कि उन्होंने किस तरीके से अपनी पावर को सप्रेस कर लिया था। कैप्टन ज़ाराकी कहते हैं, ये वही मज़ा है जिसे कि मैं हर स्ट्रॉन्ग अपोनेंट में ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये कहीं नहीं मिला। इसी बात पे जो कैप्टन ज़ाराकी होते हैं वो कैप्टन उनाहना को दिल से पूरे तरीके से अपने मन में थैंक यू कह रहे होते हैं। और भाई साहब, इसी के साथ जो कैप्टन ज़ाराकी होते हैं वो अपनी तलवार घुपा देते हैं, पूरे तरीके से आर के पार कर देते हैं कैप्टन उनाहना के। इसी के साथ कैप्टन उनाहना यहाँ पे मरने ही वाली होती है। कैप्टन उनाहना अपने आखिरी शब्दों में कहती है, ये एकदम हेवन की तरह था।
तभी कैप्टन ज़ाराकी कैप्टन उनाहना को पकड़ते हैं और कहते हैं प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ अभी मत मरो। तभी कैप्टन उनाहना कहती है मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम सोच रहे हो कि तुम पहले की ही तरह बोर होने वाले हो, लेकिन अभी भी कुछ दुश्मन है जो कि वर्दी है तुमसे लड़ने के, और कुछ दोस्त भी है जिनका कि तुम साथ दे सकते हो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे पास कोई ऐसा पार्टनर है जो कि तुम्हारे साथ ही जाग चुका है। केम्पाची का जो टाइटल है उस टाइम पे मैं जो तुम्हें दे नहीं पाई वो आज मेरे हाथ से छूटकर तुम्हारे पास जा रहा है, और आज से तुम हो नए केम्पाची। इतना कह के जो कैप्टन उनाहना होती है वो बेचारी मर चुकी होती है। जैसे ही कैप्टन उनाहना मर चुकी होती है, कैप्टन ज़ाराकी के कानों में एक आवाज़ आती है जो कि होती है भाई साहब कैप्टन ज़ाराकी की बांकाई की, और जो कैप्टन ज़ाराकी की बांकाई का नाम है वो भी यहाँ पे नहीं बताया गया है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है इचिगो के ऊपर और स्क्वाड 0 के मेंबर्स के ऊपर। अगला मेंबर जो होता है उसका नाम होता है ओइत्सु, और भाई ये ओइत्सु बहुत खतरनाक मेंबर होता है क्योंकि इसी बंदे ने क्रिएट किया है सारी की सारी ज़ानपाक्टोस को। इचिगो, रेंजी और कोन जैसे ही यहाँ पर पहुँचते हैं वो एक हॉल में जाते हैं जहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा ओइत्सु। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बहुत सारी लड़कियां मिलके इचिगो और रेंजी का वेलकम कर रही होती है। यहाँ पर जो इचिगो और रेंजी है वो ओइत्सु को बहुत बड़ा लल्लू समझ रहे होते हैं, लेकिन भाई इन्हें नहीं पता ये किस लेवल का खिलाड़ी है। इतने में यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जो कि इचिगो और रेंजी को यहाँ से ले जाती है, और वो ले जाकर इचिगो और रेंजी को एक काले घने कमरे में फेंक देती है। इसी के साथ वहाँ पर ओइत्सु आता है और कहता है तुमने अभी जितने भी लोगों से मुलाकात की मैं उनमें से सिर्फ एकमात्र लिविंग बीइंग हूँ, बाकी सारे के सारे लोग ज़ानपाक्टोस थे। इतने में ओइत्सु के हाथ में रेंजी और इचिगो की बांकाई स्वाड आ जाती है जिससे कि ओइत्सु तोड़ देता है। वो पहले ही टूटी रहती है लेकिन टूटी हुई को और ज़्यादा तोड़ देता है, और वो कहता है ऐसी स्वार्ड्स जिन्हें कि उनका मालिक इज्जत या रिस्पेक्ट नहीं देता वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है और उन्हें तोड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ओइत्सु बताता है इस वक्त तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल ज़ानपाक्टोस से घिरे हुए हो, और अगर तुम जिंदा बचते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक नई ज़ानपाक्टो बनाऊंगा या फिर इन्हीं को रिपेयर करके दूंगा। यहाँ पर यह पता चलता है जितनी भी आसाउची होती है उन सभी का क्रिएटर भी अपना ओइत्सु होता है। आसाउची वो तलवारें होती है जिनका कोई नाम नहीं होता, उनको जो शुरुआती सोल रिपर्स होते हैं वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसी को अवेकन करते हैं अपने सोल को उसके अंदर मिला के, जिसको कि बाद में आगे चल के वो खुद की ज़ानपाक्टो बनाते हैं और उसके अंदर बाद में बांकाई को एक्टिवेट करते हैं। इसी चीज़ के लिए ओइत्सु का नाम ब्लेड गॉड भी पड़ा होता है। और ये आसाउची यहाँ पर जितनी भी होती है जिनसे कि इचिगो और रेंजी घिरे हुए होते हैं ये उनके ऊपर बहुत ही गंदे तरीके से अटैक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है ज़ानपाक्टो के लायक बनने के लिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो इचिगो और रेंजी अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं 71 आवर्स और 48 मिनट हो चुके होते हैं। इतने लंबे समय से ये लोग उन आसाउची से फाइट कर रहे होते हैं। जो रेंजी होता है वो बहुत अच्छा कर रहा होता है लेकिन इचिगो बहुत ही ज़्यादा खराब कर रहा होता है। ओइत्सु कहता है इचिगो तुम फेल हो और रेंजी तुम बहुत ही अच्छे तरीके से पास हो। ओइत्सु बताता है रेंजी प्रूव कर रहा है कि वो एक सोल रीपर है, इस कारण से वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन इचिगो तुम सिर्फ एक इंसान हो इसलिए तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। इसी के साथ जो ओइत्सु होता है वो इचिगो के साथ बहुत ही ज़्यादा कठोर पेश आता है और उसे वापस भेज देता है उसकी जगह पे। वो चाहता है वो कुछ ना कुछ सीखे वहाँ जाके जो कि उसके पास्ट में हो चुका है, वो क्या है असलियत में इचिगो अपने आप को क्या मानता है और वो क्या है वो चीज़ वो सीख क्या है समझ। इसी के साथ हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिगो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो अपने आप को एक दुकान के सामने पाता है और वो एकदम वहाँ पर नॉर्मल इंसानों की तरह होता है। एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ओइत्सु रेंजी से कह रहा होता है बिना आसाउची के ये बिल्कुल ही नामुमकिन है कि कोई भी बंदा ज़ानपाक्टो को हासिल कर सके। इचिगो भी ज़ानपाक्टो कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा भले वो कितनी भी कोशिश कर ले। आज तक ऐसा एक भी सोल रीपर पैदा नहीं हुआ जिसने कि बिना आसाउची के अपनी ज़ानपाक्टो को हासिल किया हो। इसी कारण से मैंने इचिगो को अपने घर वापस भेज दिया जब तक कि वो ये पता नहीं लगा लेता कि वो कौन है और उसकी सोल कहाँ से आई है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इचिगो डायरेक्ट पहुंच जाता है कुरोसाकी क्लिनिक के सामने जो कि उसी के फादर का होता है। इचिगो वहाँ से भाग के डायरेक्ट इज़ुकुमी के घर पहुँचता है और वहाँ जाके नहाता है और कुछ खाना भी खाता है। इसी के साथ इज़ुकुमी उसे कहती है तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, तुम मेरे घर कभी भी आ सकते हो और कभी भी जा सकते हो।
इचिगो के मन में वही सब चल रहा होता है कि वो कुछ नहीं कर पाया और उसे ओइत्सो ने वहाँ से भगा दिया। लेकिन उतने में ही इचिगो के सामने उसके फादर आ जाते हैं अपने सोल रिपर वाले फॉर्म में, और इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई अभी यहाँ पे नहीं पता है। इसी के साथ इचिगो थैंक यू बोलकर इगिकुमे के घर से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो अपना सामान यही भूल जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो इचिगो और उसके फादर होते हैं वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि इचिगो के फादर उसे उसके बारे में बताने लगते हैं कि तुम कौन हो असलियत में, यहाँ तक कि वो उसे उसकी मदर के बारे में भी जानकारी देने लगते हैं। एक फ्लैशबैक में हमें बताया जाता है जो इचिगो की मदर होती है वो इचिगो के फादर के सामने आती है। इस वक्त इचिगो के फादर घायल होते हैं और इचिगो की मदर कह रही होती है कि वो एक क्विंसी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रांगीकू को, जो कि स्क्वाड 10 की मेंबर होती है, जो कि अभी भी है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है फिलहाल में जो स्क्वाड 10 का कैप्टन है वो है अपने इशिन सीबा यानी कि इचिगो के फादर। यहाँ पर टोशिरो को भी दिखाया जाता है जो कि एकदम पिद्दी लग रहा होता है, लेकिन वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा सीरियस और स्ट्रिक्ट टाइप का बच्चा है, यानी कि बहुत अच्छा सियाना बच्चा है। इशिन सीबा यह भी कहते हैं कि अगला कैप्टन जो होने वाला है वो तुम ही बनोगे टोशिरो। इसी के साथ जो पिद्दी टोशिरो होता है वो कैप्टन को रिपोर्ट देता है कि नारुकी नाम की एक प्लेस है जहाँ पर 3 सोल रिपर्स एक्सीडेंटली गायब हो चुके हैं और इनका रीज़न किसी को अभी तक नहीं पता है, और ये बहुत ही एक अजीब घटना है। ये सुनते के साथ ही जो इशिन होते हैं वो निकल जाते हैं मिशन पे, मतलब खुद ब खुद ही, और जाते जाते इन दोनों को फिलहाल के लिए इंचार्ज बना देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कैप्टन आइजन, गीन और कानामे को, जो कि तैयारी कर रहे होते हैं किसी को भी होलो फाइट करने की, लेकिन फिलहाल में इनके एक्सपेरिमेंट्स फेल हो रहे होते हैं। तभी कैप्टन आइजन कहता है अपन लोग शिंजी और बाकी लोगों के पास पहुंचने में है, और जैसे अपन उनको बाहर निकालने वाले रहेंगे अपन अपना होलोफिकेशन का एक्सपेरिमेंट वहां पर जारी रखेंगे, जिससे कि अपन एक तीर से 2 निशाने लगा सकते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो इशिन होते हैं पहुंच जाते हैं नारुकी सिटी में, जहां पर कि उनके साथ 2 और सोल रिपर्स प्रेजेंट होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें मसाकी दिखाई जाती है। गाइस मसाकी इचिगो की मदर का नाम है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। मसाकी इस वक्त डाइनिंग टेबल पे खाना खा रही होती है ryuken की मदर के साथ, यानी कि अपने उरियो की ग्रैंड मदर के साथ। जो ryuken की मदर होती है वो मसाकी पर गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि जो मसाकी होती है वो उसकी फैमिली की लास्ट मेंबर बची रहती है, यानी कुरोसाकी में ना तो उसका कोई भाई बहन जिंदा रहता है, बस वो सिर्फ अकेली रहती है। और उसका काम करने का जो तरीका होता है वो परफेक्ट नहीं होता, मतलब कि ऐसे कमजोर कच्चे खिलाड़ी टाइप, वो थोड़ी सी फनी किस्म की होती है। ryuken की मदर बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है, इसलिए जो ryuken होता है वो ऊपर आ जाता है और यहाँ पर मसाकी को बचा लेता है। जैसे ही ryuken की मदर और मसाकी यहाँ से चले जाते हैं, जो ryuken होता है वो अपनी मेट से बात कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमको ये पता चलता है जो मसाकी इस घर में लाई होती है वो सिर्फ इसलिए लाई होती है ताकि वो ryuken से शादी कर सके और क्विंसी ब्लड लाइन को आगे बढ़ा सके, खासकर इशिडा ब्रांच को। लेकिन जो मसाकी होती है वो जानबूझकर नादान बनने की कोशिश करती है और ryuken की मदर के हिसाब से नहीं रहती। यही रियल रीजन है जो ryuken की मदर मसाकी के ऊपर इतना गुस्सा करती रहती है। शायद जो मसाकी यहाँ पे होती है वो ryuken से शादी नहीं करना चाहती। ryuken फिलहाल में ये सोच रहा होता है क्या वो मुझसे शादी करके खुश रहेगी या खुश रह पाएगी। इसी के साथ जो ryuken की मेड होती है वो ryuken को समझाती है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आपसे कोई भी शादी करके खुश ही रहेगा। गाइज मेरे को क्या लगता है ये जो मेड है ryuken की, ये ryuken को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है। मतलब कि स्टोरी में दिखाया नहीं गया है, लेकिन एक फील करने की चीज़ है इसके डायलॉग से, जिस तरीके से ryuken से बात करती है। मतलब कि भाई मेरे को तो यही लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं जो इशिन होते हैं वो अपना स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, ताकि जिन होलोस ने सोल रिपर्स को गायब किया है वो इनका स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस करके यहाँ पर आ जाए। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो इशिन के साथ यहाँ पर 2 सोल रिपर्स होते हैं, उनको आते के साथ से कोई मार देता है, और वो होता है एक ब्लैक होलो, जो कि दिखने में भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इस होलो और इशिन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, और दूसरी साइड मसाकी को इन दोनों के स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस होते हैं। मसाकी बिना कुछ सोचे समझे इन दोनों के पास आने लगती है, तभी ryuken उसे रोकता है और कहता है तुम और मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्विंसीज के लिए, तुम अपनी जान यहाँ पर खतरे में मत डालो। लेकिन मसाकी ryuken की बात नहीं सुनती, ये कह के कि मेरी ज़िंदगी तुम मेरे को मेरे हिसाब से जीने दो। इसी के साथ मसाकी वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे ryuken और उसकी मेड भी आने लगते हैं। जो ब्लैक होलो रहता है वो बहुत ही पावरफुल रहता है, लेकिन इशिन फिर भी उसे बहुत टक्कर देने की कोशिश करते हैं और उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फाइट होती है। लेकिन इतने में ही इचिगो के फादर को यानी इशिन को पीछे से कोई अटैक करता है एक जानपाक्टो से। इशिन ने देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, आखिरकार जानपाक्टो से किसने हमला किया मुझ पे, वो भी पीछे से।
इसी के साथ वो समझ जाते हैं कि कोई तो है सोल सोसाइटी में जो कि ट्रेटर है, ट्रेटर यानी कि गद्दार। जिसने ईशिन को पीछे से अटैक किया है वो है अपना आइजन, जो कि एक बहुत ही बड़ा गद्दारी करबे है। जैसे ही ईशिन घायल हो जाते हैं, जो ब्लैक होलो रहता है वो अटैक वापस से शुरू कर देता है। ईशिन घायल होने के बावजूद भी इस होलो को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही ये होलो जो होता है एक अटैक चार्ज करने लग जाता है। यहाँ पर ईशिन एकदम हारने ही वाले होते हैं, लेकिन इतने में एंट्री होती है मसाकी की, जो कि एक एरो शूट करके उस होलो के अटैक को कैंसिल कर देती है। मसाकी को देख के आइजन और उसकी टीम भी हैरान हो जाती है, ईशिन भी हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ जो ब्लैक होलो रहता है वो ईशिन को छोड़ के मसाकी के ऊपर अटैक कर देता है। मसाकी जानबूझकर उस होलो को अपने पास आने देती है और अपने आप को काटने देती है। जैसे ही वो होलो मसाकी को काटता है, मसाकी एक एरो से उस होलो का भेजा उड़ा देती है। भाई साहब क्या ही तो मारा है, मतलब इचिगो के फादर और मदर दोनों के दोनों क्या ही तो कहने इनके। जो ब्लैक होलो रहता है वो मरने की बजाय अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, यानी कि उसके अंदर एक बॉम्ब फिक्स होता है जो कि मरने की वजह से ब्लास्ट हो जाता है। जैसे ही वो बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला रहता है, जो ईशिन होते हैं अपनी फुल स्पीड में आते हैं और उस बॉम्ब का जितना भी इम्पैक्ट आने वाला रहता है उसको एक ही साइड पे डाइवर्ट कर देते हैं और एक साइड पे कुछ भी नहीं होता, यानी कि मसाकी पूरी तरीके से सेफ होती है। लेकिन ईशिन की हालत यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मसाकी भाग के ईशिन के पास जाती है उसे देखने के लिए। ईशिन थोड़े थोड़े होश में रहता है, मतलब अच्छे खासे होश में रहता है, पर उसकी हालत थोड़ी सी डाउन रहती है। ईशिन पूछता है आखिरकार तुम हो कौन और तुमने एक ही बार में उस होलो को मार दिया, तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। ईशिन थोड़ा सा इम्प्रेस होता है इस लड़की से। जो मसाकी होती है उसके मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं कि मैं तो एक क्विंसी हूँ, इसे कैसे बताऊँ, लेकिन फिर भी वो उसे बता देती है कि मेरा नाम मसाकी है और मैं एक क्विंसी हूँ। ये बताने के बाद भी मसाकी थोड़ा सा हिचकिचा रही होती है, लेकिन जो ईशिन होता है ये सुन के बहुत ही खुश हो जाता है कि मैं तो यार पहली बार एक क्विंसी से मिला हूँ, मैंने सिर्फ कहानियों में ही सुना था क्विंसी वगैरह के बारे में, मतलब अभी तक मैं सिर्फ जिंदगी में पहली बार किसी क्विंसी से मिल रहा हूँ। मसाकी अपने मन में सोच रही होती है कि इस तरीके के रिएक्शन की तो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं की थी। ये बंदा कितना अच्छा है, क्या सभी के सभी सोल रिपर्स ऐसे ही होते हैं? काश कि अगर ऐसे के ऐसे ही हो। अगर ऐसा होता है तो क्विंसीज और सोल रिपर मिलके साथ में आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ ही ryuken और उसकी मेड जिसका नाम होता है काटागिरी, वो भी आ चुके होते हैं, लेकिन वो दूरी खड़े के बस इनको देख रहे होते हैं। ryuken कहता है कि किसी भी तरीके की रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ये जो भी हुआ बस इसे ऐसे ही जाने दो। इसी के साथ लास्ट सीन में हमें कैप्टन आइजन की लैब दिखाई जाती है, जहाँ पर कानेमी बोल रहा होता है कि जो ब्लैक होलो था उसने टारगेटेड होलोफिकेशन को पास कर दिया था और वो फाइनल मटास्टिगेशन फेज तक भी पहुंच गया था, पर उसने उसे क्विंसी के अंदर क्यों पास कर दिया? सारा का सारा टाइम और मेहनत बर्बाद हो गई। इस कारण से कानामे थोड़ा गुस्से में होता है। तभी कैप्टन आइजन कहता है बिल्कुल भी नहीं, कभी जब भी ऐसा होता है कि जो गोल अपन डिसाइड करते हैं उससे भी और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक ऐसा होलो जो कि एक मरे हुए सोल रिपर से बनाया गया हो, उसने सभी को छोड़कर एक क्विंसी को टारगेट बना लिया। अब तो मैं खुद भी ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हूँ कि अब होने क्या वाला है। इसी के साथ गाइस बिल्कुल ही एकदम लास्ट सीन में हमें ओरियो का सीन दिखाया जाता है, जिसके के पास आता है वो वाला क्विंसी जो कि क्विंसी किंग के साइड में हर वक्त रहता है, और ये एकदम बिल्कुल ही प्रेजेंट का सीन होता है। और इसी के साथ भाई लोगों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एपिसोड 11 यहाँ पे खत्म हो चुका है। एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में ईशिन शिबा हेड कैप्टन और बाकी सबको रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। इसी के साथ ही जो हेड कैप्टन होते हैं वो ईशिन शिबा को माफ़ कर देते हैं इस बात को लेकर कि वो बिना बताए नारुकी सिटी में चले गए थे। यहाँ पर जो ईशिन शिबा होते हैं वो सारी की सारी रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन सिर्फ उस क्विंसी यानी मसाकी की बात को छोड़कर। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो मसाकी और ईशिन होते हैं वो एक दूसरे के ख्यालों में मगन रहते हैं। इन लोगों से कोई कह दो ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें ना करें, क्योंकि इन सब से मेरे को मेरी पर्सनल दुश्मनी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो मसाकी होती है अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही होती है, तभी उससे उराहारा टकराते हैं और उराहारा इसी के साथ मसाकी के अंदर से एक अजीब सा होलो स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस करते हैं। इन दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं होती। इसी के साथ मसाकी आगे बढ़ जाती है, उराहारा भी चले जाते हैं। जैसे ही मसाकी अपने घर पहुंचती है, जो ryuken की मदर होती है वो मसाकी पे गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि वो पिछली रात को एक होलो से लड़ने गई थी। ये बात सुनते के साथ ही जो ryuken होते हैं वो गुस्से में जाते हैं काटागिरी के पास और उसे बोलते हैं तुमने मदर को इस बारे में क्यों बताया।
काटागिरी कहती है उन्हें बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि पिछली रात को मसाकी को उस होलो द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चोट पहुंची हुई है और उसे बिना तुम्हारे मदर और फादर के क्विंसी ट्रीटमेंट के बिना सही कर पाना नामुमकिन है। इससे डायरेक्ट खतरा क्विंसी ब्लड लाइन के ऊपर है, जो कि मैं और आप कभी नहीं चाहते कि क्विंसी ब्लड लाइन खत्म हो जाए। ये सब बातें सुन के ryuken जैसे ही मसाकी के सामने जाता है, मसाकी गिरकर बेहोश हो जाती है और उसके चेस्ट पे एक होलो का होल आ जाता है। जो ryuken होता है वो फटाक से मसाकी को उठाता है और अपने फादर को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है और उसकी मदर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। ryuken अपने फादर को ढूंढने के लिए बाहर आया हुआ होता है और वो अपने फादर को ढूंढने के लिए कहीं जा रहा होता है, लेकिन इतने में ही उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा होलो अटैक कर देता है। इतने में हम देखते हैं जो ईशिन सीबा होते हैं, इचिगो के फादर, वहां पर आकर इन दोनों को बचा लेते हैं। यहाँ पर उरियो के फादर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और वो इचिगो के फादर से कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। उस रात को मसाकी बाहर आई तुम जैसे सोल रिपर को बचाने के लिए और इसके चक्कर में इसके साथ क्या हो गया। ये दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर एंट्री होती है अपने उराहरा की। उराहरा आते के साथ से कहते हैं अगर तुम्हें इसकी जान बचानी है तो इसे लेके मेरे साथ आओ। अगले सीन में हमें मसाकी की कॉन्शियसनेस या फिर अंतरात्मा दिखाई जाती है, जो कि लगातार नीचे जाए जा रही होती है। वो नीचे जाते जाते कह रही होती है कि मैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह पे, पीसफुल जगह पे जा रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कोई है जिसे कि मेरी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं जिसे मसाकी की जरूरत होती है वो होता है एक बहुत ही खतरनाक होलो के पास पहुंचने से पहले मसाकी अपने आप से कह रही होती है कि यहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा है, लेकिन उसके बावजूद मुझे कुछ भी डर नहीं महसूस हो रहा। लेकिन मसाकी जैसे ही उस होलो को देखती है उसे डर लगने लगता है। और भाई साहब कोई मेरे को ये बताओ, ये बेचारी नंगी क्यों है, इसको कपड़े पहनाओ यार कोई। हमें दिखाया जाता है तीनों लोग पहुंच चुके होते हैं उराहरा की जगह पे और यहाँ पर उराहरा इन लोगों को बताते हैं ये जो इस लड़की के साथ हो रहा है मैं इसके ऊपर 100 साल से स्टडी कर रहा हूँ। ये जो लड़की जैसी बन चुकी है ये ऐसी ही रहेगी, अब ये वापस नॉर्मल नहीं हो सकती क्योंकि ये होलोफिकेशन स्टेट में जा चुकी है। होलोफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी के भी स्पिरिचुअल प्रेशर को एक होलो के स्पिरिचुअल प्रेशर के साथ कंबाइन किया जाता है, जिससे कि जो इनिशियल आउटपुट होता है यानी कि सोल को पावरफुल बनाया जा सकता है। लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। आज से पहले जितने लोगों के साथ भी होलोफिकेशन किया गया हो वो सारे के सारे माइंडलेस बीस्ट बन जाते हैं और आखिर में अपने आप को ही खत्म कर देते हैं, जिसे कि सोल सुसाइड कहा जाता है। और ये जो रिजल्ट है इससे कोई भी नहीं बच सकता, ये तो होना ही है। ryuken बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और पूछता है क्या ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि हम इसकी जान बचा सके। उराहरा कहते हैं जो ये पहले थी वैसे के वैसे इसको वापस कर पाना तो नामुमकिन है, लेकिन इसकी जान बचाने के लिए एक रास्ता है। इसी के साथ जो उराहरा बताते हैं मैंने जितनी भी अभी तक एक्सपेरिमेंट या फिर स्टडी करी है 100 सालों में, उस हिसाब से अगर आधे ह्यूमन और आधे सोल रिपर की स्पिरिचुअल पावर को इसके अंदर इन्फ्यूज किया जाए तो इससे जो प्रोसेस है होलोफिकेशन की वो प्रोसेस रोकी जा सकती है। और यहाँ पर ये काम सिर्फ ईशिन सीबा को करना होगा, क्योंकि जो मसाकी है वो पहले से ही क्विंसी है और क्विंसी सोल रिपर के स्पिरिचुअल प्रेशर को काउंटरएक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे कि जो होलोफिकेशन की प्रोसेस है वो रुक जाएगी। लेकिन ये सब करने का ईशिन एक बहुत बड़ा घाटा है। तुम्हें आधा ह्यूमन और आधा सोल रिपर बनने के लिए मेरे गीगाई को यूज करना पड़ेगा और ये गीगाई अभी भी डेवलप हो रहा है। अगर तुमने एक बार इसे यूज किया तो तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे, कभी भी वापस सोल सोसाइटी में नहीं जा पाओगे, या फिर तुम्हारी सारी सोल रिपर्स पावर्स चली जाएगी। ये सुन के ryuken अपने मन में सोचता है ये बंदा इस चीज के लिए कभी राजी नहीं होगा। कोई अच्छा खासा सोल रिपर आखिर क्यों एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीना चाहेगा। लेकिन इतने में ही जो ईशिन सीबा होते हैं वो इस चीज के लिए मान जाते हैं और अपने आप को बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो कॉन्शियसनेस होती है मसाकी की उसके अंदर एकदम से ही कहीं से ईशिन सीबा एंट्री करते हैं और उस होलो को मार देते हैं और मसाकी को बचा लेते हैं। भाई साहब मतलब किस्मत हो तो यार ऐसे, मतलब समझ रहे हो क्या, समझ जाओ यार, समझ लो जरा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो मसाकी होती है वो बिल्कुल ही सेफ होती है और उसकी जान बच चुकी होती है। मतलब खास करके जो होलोफिकेशन की प्रोसेस होती है वो स्टॉप हो चुकी होती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो ryuken होता है वो मसाकी को वहीं छोड़ के अपने घर की ओर या फिर कहीं और जाने लगता है। वो बेचारा अपने अंदर से पूरे तरीके से टूट चुका होता है बेचारा, क्योंकि एक मसाकी आखिरी या फिर अकेली थी जो कि क्विंसी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने लायक थी, लेकिन अब कोई नहीं बचा।
तभी यहाँ पर एंट्री होती है काटागिरी की, जो कि ryuken को संभालती है और बताती है, जब से मैंने आपको देखा है, जब से मैं आपसे मिली हूँ, तब से मैंने अपनी लाइफ आपके और आपके परिवार के लिए सर्व करने के बारे में ही सोचा है। मैं आपको इस तरीके से टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकती। बेसिकली ये जो भी मतलब काटागिरी यहाँ पे बोल रही होती है, वो उसकी साइड से कन्फेशन होता है कि आप मसाकी को छोड़ के आप मेरे से भी शादी कर सकते हो। ऐसा मतलब समझने की चीज है भाई। इसी के साथ लास्ट में ryuken कहता है, बस बहुत हो गया काटागिरी, चलो अब साथ में घर चलते हैं। और मेरे को लगता है इन दोनों का भी यहाँ पर पैचअप हो गया है, मतलब सिर्फ मेरे को लगता है, बाकी मेरे को पता नहीं। अगले सीन में इचिगो के फादर कह रहे होते हैं, उराहारा की मदद से मैंने एक क्लिनिक खोला और वहीं पे अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लग गया। जो मसाकी थी उसने अपनी हाई स्कूल पास करी और बीच में वो लगातार मुझसे मिलने आती रहती थी और मेरे हालचाल लेती रहती थी। वो कभी भी वापस अब क्विंसीज में शामिल नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके अंदर अब एक होलो स्पिरिचुअल प्रेशर हो गया था, जिसकी वजह से क्विंसीज ने मतलब एक तरह से कह सकते हैं उसको छोड़ दिया या फिर उसको यहाँ पर आने जाने की परमिशन दे दी, क्योंकि अब वो उतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रखती क्विंसीज के लिए। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो स्ट्रॉन्ग बनते जाता है, और कह सकते यार इचिगो के मदर फादर है, मतलब वही होता है जो होता है नॉर्मल वगैरह वगैरह, वही सब जो कि तुम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम तो सिंगल ठहरे। लॉल लॉल लॉल। इचिगो के फादर कहते हैं, मुझे भी मसाकी का अपनी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा खुशी देता है और मेरे लिए वो एकदम सन की तरह थी जो कि मेरी लाइफ को उजाला देती थी। और फिर इसी के साथ ही कुछ टाइम बाद तुम पैदा हुए। भाई ये इशिन ने यार थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे मिस कर दिया, ऐसे कैसे कोई डायरेक्ट पैदा हो जाता है, ज़रा बताना चाहिए डिटेल में। इशिन कहते हैं, इसके बाद का तो तुम्हें सब कुछ पता ही है, कैसे तुमसे रुकिया मिली और तुम्हारे साथ क्या क्या चल रहा है अभी तक। इतने लंबे समय से जो भी मेरा स्पिरिचुअल प्रेशर था, जो कि मेरे और मेरे गीगाई के बीच में बॉन्ड बनाता था, वो एक तरीके से जो सीलिंग होती है वो ब्रेक हो चुकी है, जिससे कि मैंने अपनी सारी की सारी सोल रिपर पावर मुझे वापस मिल गई और 20 साल के बाद मैं पहली बार सोल रिपर वापस बन पाया। इशिन कहते हैं, जो बातें तुम्हें पता है तुम वो जरूर अब वापस जानना नहीं चाहोगे, लेकिन एक और बात है जो कि तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज से 9 साल पहले तुम्हारी मदर किस तरीके से मरी थी, उनकी मौत का रियल रीजन क्या है। तुम्हारी मदर उस दिन एक होलो से लड़कर तुम्हें बचा रही होती है। जो तुम्हारी मदर का ब्लूड है वो एक्सेप्शनली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तुम्हें बचाकर उस होलो को मार सकती थी, वो भी बिना एक भी स्क्रैच खाए। लेकिन उस दिन तुम्हारी मदर की क्विंसी पावर्स गायब हो गई या फिर वापस ले ली गई, जिससे कि तुम्हारी मदर मारी गई। इचिगो पूछता है, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, आज से 9 साल पहले क्या हुआ जो मेरी मदर की पावर्स ऐसी चली गई। इशिन सीबा बताते हैं, अगर एक क्विंसी टेल की मानी जाए तो जो क्विंसी किंग है उसे अपनी पल्स यानी ज़िंदगी 900 सालों के बाद वापस मिली, उसे अपना दिमाग 90 सालों के बाद वापस मिला और उसकी स्ट्रेंथ उसे 9 सालों के बाद वापस मिली। ये टाइम ज़रूर वही था जबकि क्विंसी किंग ने अपने सारे के सारे क्विंसीज जिसके अंदर उसकी पावर्स बटी थी उन सभी को वापस ले लिया और अपनी खुद की स्ट्रेंथ को वापस गेन कर लिया। क्विंसी किंग की इसी प्रोसेस की वजह से जो उरियो की मदर काटागिरी थी वो भी बीमार पड़ गई और बेचारी मर गई। और इसी के साथ जो तुम्हारी मदर के मरने का कारण था वो भी यही था। इचिगो कहता है, ये क्विंसी किंग होता कौन है, भले ही वो उसका क्विंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी की भी पावर अपनी मन मर्जी से वापस ले ले। इशिन कहते हैं, जितने भी क्विंसीज है क्विंसी किंग उन सभी का फादर है और जितने भी क्विंसीज है उनकी रगों में क्विंसी किंग यानी कि युहाबाहा का ब्लड दौड़ता है। ऐसा सुनते ही इचिगो के अपने सारे के सारे फ्लैशबैक याद आने लगते हैं और वो वही सब बातें सोच रहा होता है जो कि कैप्टन यामामोटो के मौत के बाद वो जो फाइट हारा था क्विंसी किंग से, तब की बातें उसके दिमाग में घूम रही होती। इचिगो कहता है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। इसी बात पे वो अपने फादर को थैंक यू कहता है और वो दोनों बाहर जाने लगते हैं। बाहर जाते ही हमें दिखाया जाता है जो इगिकुमी होती है वो बाहर खड़ी हुई होती है और इचिगो को अपना सोल रिपर बेच वापस देती है और कहती ये तुम भूल आए थे। इसी के साथ भाई लोग आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दो क्योंकि यह है एपिसोड 12 का एंड। स्वागत है आप सभी का एपिसोड नंबर 13 में जो कि है ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर पार्ट नंबर 1। गाइस पार्ट 1 जो है उसके अंदर 13 एपिसोड है, इसके बाद से यानी 14th एपिसोड से पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा। एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इचिगो तैयार हो जाता है वापस जाने के लिए ओइत्सु के पास,
इतने में इचिगो के फादर कहते हैं, ओए इचिगो, क्या तुम्हारे पास रास्ता है वापस जाने के लिए? लेकिन इचिगो को नहीं पता रहता है कि वो वापस कैसे जाए। इतने में यहाँ पर एंट्री होती है उसी जानपाक्टो लड़की की जो कि ओइत्सु के साथ रहती है। गाइज, अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ओइत्सु के साथ में जितनी भी लड़कियां रहती है वो सारी की सारी जानपाक्टोज होती है। वो एक नॉन लिविंग बीइंग होती है। सिर्फ ओइत्सु वहाँ पर यानी कि उसके पैलेस में एक अकेला लिविंग बीइंग होता है। इसी के साथ वो जो लड़की होती है वो डायरेक्ट इचिगो को लेके जाती है ओइत्सु के पास। ओइत्सु कहता है इचिगो से, क्या तुम एक बार फिर से ट्राई करने के लिए तैयार हो? इचिगो बिना कुछ बोले आसाउची पपेट्स की ओर जाने लगता है। इस बार जो पपेट्स होती है वो इचिगो के ऊपर अटैक करने की बजाय वो खुद ब खुद अपने घुटने टेक देती है। ये सब देख के ओइत्सु और उसके साथ की लड़की ये दोनों के दोनों सरप्राइज हो जाती है कि भाई ये क्या हो गया। इचिगो आगे बढ़ के एक आसाउची के पास रुकता है और कहता है, तुम ही वो हो। इतना बोल के वो उस आसाउची को सिलेक्ट कर लेता है। वो आसाउची अपना शेप थोड़ा सा चेंज करके इचिगो जैसे दिखने लग जाती है। तभी ओइत्सु कहता है, चलो ये तो बढ़िया हुआ। अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारे लिए एक जानपाक्टो बनाऊंगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है एक ट्रेनिंग ग्राउंड पे जहाँ पर जो नए सोल रिपर्स होते हैं वो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं क्विंसीज से फाइट करने के लिए। वहाँ पर एकदम से टोशिरो आता है और कहता है, मुझे ट्रेनिंग चाहिए। मुझे अगर जानजुत्सु से ही अगर फाइट करनी होगी क्योंकि मेरी बांकाई चोरी हो चुकी है तो मुझे अपने बेसिक्स क्लियर करने होंगे। इसी के साथ ही टोशिरो अपनी बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू कर देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है केंसे और सुहे को। यहाँ पर जो कैप्टन केंसे होते हैं वो सूहे से कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बांकाई को यहाँ पर मास्टर करो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग बांकाई यूज़ कर पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ ही यहाँ पर एंट्री होती है माशिरो की, जो कि एक होलोफाइट सोल रीपर होती है। जिन लोगों ने पुराने एपिसोड्स देख रखे हैं उन लोगों को इस लड़की के बारे में पता होगा। ये लड़की अकेली ऐसी होती है जो कि अपने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अपनी होलोफाइट स्टेज में रह सकती है। कैप्टन केंसे मुगोरोमा ने ही इसे यहाँ पे बुलाया है ताकि ये सूहे की ट्रेनिंग में मदद कर सके। ये लड़की आते के साथ से सूहे को एक पेट में बहुत ही जोर का मुक्का मारती है, जिससे भाई सूहे की हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। कैप्टन केंसे कहते हैं, या तो तुम ट्रेनिंग करते करते मर जाओ या तो बांकाई को मास्टर कर लो। ये तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है। मैं कैप्टन टोशन की तरह नरम दिल का नहीं हूँ। ये सुनते के साथ जो सूहे होता है वो अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है, मैं हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कैप्टन टोशन के खिलाफ कुछ भी कह सकते हो। गाइज, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूँ, कैप्टन टोशन वही है जो कि आइजन के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा गद्दारी करके निकला और वो दिखने में एकदम अफ्रीकन टाइप का थोड़ा सा ब्लैक है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कैप्टन कुरोसुजी की लैब का सीन, जहाँ पर कि जो आकोन होता है वो थोड़ा बहुत रिकवर होके वापस काम पे आया होता है। आकोन जैसे ही लैब के अंदर पहुँचता है उसे एक लड़की की मदद से पता चलता है जब से क्विंसी अटैक हुआ था तब से लगाकर अब तक जो कैप्टन कुरोसुजी होते हैं और लेफ्टिनेंट नेमू अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकले। गाइस, तुम लोगों को अपना दिमाग लड़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो दोनों काम धंधे वाले आदमी हैं। तुम गंदी सोच वाले दूर रहो। इसी के साथ जो आकोन होता है वो अपनी चारों तरफ नजरें घुमाता है। गाइस, जो कैप्टन कुरोसुजी की लैब होती है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा के नाम पे बग्स लगाए हुए हैं, जिनका शेप बग्स या फिर वो दिखते बग्स जैसे है, लेकिन वो सर्वेलेंस का काम ही करते हैं। आकोन कहता है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये बग्स या फिर कैमरे 24 घंटे से ज़्यादा के लिए बंद है। या तो कैप्टन कुरोसुजी ने जानबूझ के ऐसा किया है ताकि वो जो भी चीज़ अंदर कर रहे हैं उसके बारे में किसी को भी पता ना चले। इसी के साथ आकोन आगे बढ़ता है और एक कैमरे को चेक करने लगता है। जो आकोन के पीछे एक लड़की खड़ी रहती है वो पूछती है, सर आप ये क्या कर रहे हो और ये क्या चीज़ है? आकोन जवाब देते हुए कहता है, मैंने कैप्टन के ऑफिस में एक कैमरा छुपा के लगा रखा है। उस कैमरे की मदद से मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर कैप्टन अंदर कर क्या रहे हैं। जैसे ही इन दोनों की नज़र कैप्टन के ऊपर पड़ती है ये दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर वो चीज़ क्या है? गाइस, अंदर कैप्टन कुरोसुजी और नेमू खड़े रहते हैं। उनके सामने टेबल पे कुछ ब्लैक सा पड़ा हुआ रहता है, लेकिन वो भी दिखाया नहीं जाता क्लियर तरीके से।
लेकिन जो बाहर लड़की और आकोन होते हैं ये दोनों के दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं। गाइस जो ये मोटा कैप्टन है ये गाइस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा खुरापाती आदमी है भाई, इससे तो हर किसी को बस डर के ही रहना चाहिए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्क्वाड 2 का लेफ्टिनेंट जो कि लेटा हुआ रहता है। उसके पास उसकी छोटी बहन आती है, वो उसे बॉल के साथ खेलने के लिए कहती है, लेकिन वो मोटा उसे गेट लॉस्ट कह देता है जिससे कि वो छोटी बच्ची रोने लग जाती है। गाइस ये मोटा कितना निर्दयी है यार, कितनी प्यारी बच्ची को रुला दिया। मजाक कर रहा हूँ गाइस, ये मोटा इतना भी बुरा नहीं है, ये बेचारा उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो रोने लग जाती। जो इस मोटे की छोटी बहन है इसका नाम होता है मारियो और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कमारी खेलने लग जाते हैं। गाइस कमारी एक फुटबॉल का गेम है जो कि बॉल से ही खेला जाता है। कमारी खेलते खेलते ही जो लेफ्टिनेंट होता है वो अपनी कैप्टन सोईफोन के बारे में सोचने लग जाता है कि कैप्टन सोईफोन अकेले अकेले ट्रेनिंग करने चली गई और मुझे अपने साथ भी लेके नहीं गई। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कैप्टन साजिन कोमामुरा को जो कि आए होते हैं अपनी क्लैन के लीडर के पास जिन्हें कि वो ग्रेट एल्डर कहता है। जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो एक बहुत ही बड़े जाइंट डॉग होते हैं। कैप्टन साजिन यहाँ पर इसलिए आए होते हैं ताकि वो ग्रेट एल्डर से अपनी क्लैन का एक सीक्रेट टेक्निक को सीख सके, लेकिन जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो साजिन के ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम एक ऐसे शख्स हो जो कि सालों साल तक अपने खुद के चेहरे को एक आर्मर से छुपाते आए हो क्योंकि तुम अपनी खुद की क्लैन के अपीयरेंस से शर्मिंदगी महसूस करते हो, और आज तुम यहाँ आकर मुझसे मदद की उम्मीद भी कैसे कर सकते हो। ऐसा सुन के कैप्टन साजिन कहते हैं देखिए मुझे, अब मैंने अपने चेहरे को छुपाना भी बंद कर दिया और मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है, और जो वर्ल्ड है काफ़ी डेकेड्स में बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है, और अब मुझे उम्मीद दिखाई देती है कि अपनी क्लैन बाहर सर उठा के जी सकती है जहाँ पर कि अपन जैसे लोगों को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। और यही वो दुनिया है जिसके ऊपर आज एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इतना सुनते ही जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कैप्टन साजिन को चिल्ला के कहते हैं बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ। ये जो दुनिया है ये कभी भी सुधरने नहीं वाली और आखिर तक अपन जैसे लोगों को शेडोज में छुप कर ही रहना होगा। आखिर तक ये दुनिया आपस में लड़ती रहेगी इस मामले को लेकर कि ये दुनिया किसके अंडर में चलेगी। इस बात की वजह से अपन को हमेशा शेडोस में ही रहना होगा। कैप्टन साजिन कहते हैं मैं कहता हूँ अपन मिल के इसे बदल सकते हैं, अपन को इसे बदलना ही होगा अपने बच्चे और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए। ग्रेट एल्डर कहते हैं कुछ भी नहीं बदलने वाला और न ही कुछ भी बदलने की ज़रूरत है, और इस बात से भी अपन को अब कुछ भी लेना देना नहीं है कि ये वर्ल्ड किसके अंडर में चलेगा। कैप्टन साजिन बहुत ज़्यादा गुस्से में और एकदम चिल्ला के प्लीज़ कहते हैं, लेकिन जो ग्रेट एल्डर अपना पैर जमीन पे ठोक के कहते हैं साजिन क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है जो शांति कायम है तुम उसे डिस्टर्ब क्यों करवाना चाहते हो। मैं ये बात बार बार रिपीट नहीं करने वाला, और अगर तुमने ऐसी कोशिश की तो मजबूरन मुझे तुम्हें क्रश करना होगा। ऐसी बात सुन के जो कैप्टन साजिन कहते हैं वो भी एकदम फुल गुस्से में तैयार हो जाते हैं और कहते हैं तो हो जाए फिर, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट शुरू ही होने वाली होती है। लेकिन इतने में ही सीन शिफ्ट होता है इचिगो और ओइत्सु के ऊपर। वो दोनों पहुंच चुके होते हैं उस जगह पर जहाँ पर इचिगो की जानपाक्टो बनने वाली होती है। इचिगो यहाँ पर अपनी आसाउची के साथ में एक पॉन्ड में यानी तालाब में गिरता है। ओइत्सु इन्हें बताता है कि तुम्हें अपनी पुरानी जानपाक्टो यानी कि जांगेत्सु के साथ एक डुअल मैच करना पड़ेगा, यानी कि आपस में फाइट करनी होगी। इतने में ओइत्सु फिर से कहता है सब के सब शुरू हो जाओ, और यहाँ पर 5 जानपाक्टो लड़कियों की एंट्री होती है जो कि आते के साथ से ओइत्सु को बहुत ही गंदा मारने लगती है। ये देख के इचिगो और उसकी आसाउची दोनों के पास कोई रिएक्शन ही नहीं होता कि भाई ये क्या हो रहा बेचारे के साथ। लेकिन इतने में ही ओइत्सु अपनी आधी अधूरी हालत में कहता है कि आसाउची तुम भी ज्वाइन करो क्योंकि मैंने तुम्हें भी बुलाया है। इसी के साथ जो आसाउची होती है वो भी एक स्वॉर्ड का शेप ले लेती है और इधर उधर उड़ने लग जाती है। जितनी भी जानपाक्टो लड़कियां होती है वो अपनी अपनी एबिलिटी का यूज़ करके यहाँ पर इस जानपाक्टो को फोर्ज करने लग जाती है। जो सबसे पहली लड़की होती है पिंक बालों वाली, वो एक फर्नेंस बनाने का काम करती है अपने हाथों की मदद से।
जो दूसरी लड़की होती है वो उस फर्नेस में आग लगाने का या आग जलाने का काम करती है। जो तीसरी लड़की होती है उसकी बड़ी ही अजीब एबिलिटी रहती है, वो रोते रोते एक जगह पे पानी भर रही होती है। जो चौथे नंबर की लड़की होती है वो अपने बालों को बहुत लंबा करती है और जो आसा ऊंची आसमान में उड़ रही होती है इचिगो की, उसे वो पकड़ के नीचे ले आती है। जो पांचवी और लास्ट लड़की रहती है वो अपना खुद का ही एक दांत उखाड़ लेती है और उसे एक हैमर में चेंज कर देती है, जिसकी मदद से जो ओइत्सु होता है वो इचिगो की तलवार को पीटना शुरू कर देता है। ओइत्सु तलवार को पीटते पीटते कहता है, इचिगो जानते हो तुम्हारी आसा ऊंची जैसे ही तुमने उसे टच किया वाइट कलर में क्यों चेंज हो गई। इचिगो को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। तभी ओइत्सु बताता है, ये जो तुम्हारी आसा ऊंची है ये तुम्हारी होलो पावर्स की वजह से ऐसी बन गई। जो होलो आसा ऊंची के फॉर्म में बाहर आया था वही तुम्हारी ट्रू आसा ऊंची है, यानी कि जिसे कि मैं बना रहा हूँ। जो आइजन था उसने हजारों सोल रिपर्स की सोल को एक के ऊपर एक रख के एक होलो बनाया था जिसका नाम वाइट था। वही होलो जैसे तैसे तुम्हारी बॉडी में इंटर कर गया और तुम्हारी सोल रिपर्स पावर के साथ मिल गया, और अब यही तुम्हारी फाइनल ज़ानपाक्टो है। इचिगो कहता है, रुको, क्या इसका मतलब ज़ांगेत्सु? इतने में ही ओइत्सु बोल पड़ता है, हाँ अब तुम्हें ज़ांगेत्सु को बाय बाय कहना होगा। कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीके से तुम्हें ये बात पता ही होगी, कोई तो है जो कि तुम्हारी ज़ानपाक्टो बनने का नाटक कर रहा है, और वो भी बहुत ही लंबे समय से। अगले सीन में हमें इचिगो की कॉन्शियसनेस दिखाई जाती है जिसके अंदर ज़ांगेत्सु प्रेजेंट होता है। ओइत्सु कहता है, उसे एकदम ध्यान से देखो वो कौन है। जैसे ही इचिगो उसको एकदम करीब से देखता है उसे पता चलता है ये तो युहाबाहा है जो कि 1000 साल पहले कैसा था। ओइत्सु कहता है, ये तुम्हारी कोई ज़ानपाक्टो नहीं है, ये तुम्हारी क्विंसी पावर्स है जो कि मैनिफेस्ट होकर एक इंसान का शेप ले लिया, और ये इंसान खुद युहाबाहा है जो कि बिल्कुल 1000 साल पहले कैसा था। ये सब बातें जान के तो भाई इचिगो के यहाँ पर पूरे के पूरे होश ही उड़ जाते हैं। इसी के साथ वो अपने मन में बहुत ही डिटेलिंग के साथ सोचता है कि जैसे ही उस दिन हमारी फाइट स्टार्ट होने से पहले मैं डायरेक्ट युहाबाहा के सामने चला गया था और मुझे न जाने कैसे पता चल गया कि यही वो एनिमी है जिसे कि मुझे ख़त्म करना है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका कारण बिल्कुल यही था कि मैं जैसे ही इसके सामने पहुंचा मुझे इसका चेहरा किसी पुराने या फिर किसी फेमिलियर चेहरे से मिलता जुलता लगा। फिर से हमें इचिगो की कॉन्शियसनेस दिखाई जाती है जहां पर कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ज़ांगेत्सु से पूछता है, आखिर तुम हो कौन और मेरे अंदर क्या कर रहे हो। ज़ांगेत्सु इचिगो से बहुत ही अच्छे तरीके से सॉरी कहता है और कहता है, ये बिल्कुल सही है, जो तुमने सुना है वो एकदम सच है। मैं तुम्हारी ज़ानपाक्टो नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो कि तुम्हारी क्विंसी पावर्स की वजह से तुम्हारे अंदर हूँ। इचिगो पूछता है, तुम युहाबाहा हो या नहीं हो। तभी वो बताता है, मैं युहाबाहा हूँ भी और नहीं भी हूँ। इचिगो कहता है कि आखिर तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो। ज़ांगेत्सु कहता है, हालांकि गाइस इसका नाम ज़ांगेत्सु नहीं है, कुछ और है, लेकिन फिलहाल में अपन लोग तो इसे ज़ांगेत्सु ही बोलेंगे। ज़ांगेत्सु कहता है, मैं ना तो तुम्हारा दुश्मन हूँ और ना ही तुम्हारा दोस्त हूँ, और मैंने तुम्हें आज तक जो कुछ भी कहा है उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, सिर्फ मेरे नाम को छोड़ के। ज़ांगेत्सु कहता है, एकदम ध्यान से सोचो, जब कभी भी तुम किसी से हारने वाले होते हो या फिर तुम्हारी जान खतरे में होती है, तुम्हें जो कोई भी बचाने आता था वो मैं कभी नहीं होता था, वो एक होलो रहता था जो तुम्हारे अंदर ही है। मैंने तो सिर्फ उसे सप्रेस किया है, यानी कि तुम्हारी ट्रू स्ट्रेंथ को। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम एक सोल रीपर बनो। मैंने ये सब तुम्हें खतरे से दूर रखने के लिए और कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए किया। अगर मैं तुम्हें सोल रीपर बनने देता तो तुम्हें घसीट कर बैटल्स में डाल दिया जाता, वहाँ पर तुम्हारी खुद की फिर मर्जी नहीं चलती, जिससे कि तुम्हें चोट पहुँचती, तुम्हें सफ़र करना पड़ता, और आखिर में न चाहते हुए भी मुझे खुद अपने हाथों से तुम्हें ख़त्म करना पड़ता। मुझे पता था कि ये सब कुछ होने वाला है,
लेकिन फिर भी तुम एक सोल रीपर बने अपनी खुद की फ्री विल के ऊपर। तुमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, चोट खाए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए और स्ट्रॉन्ग बनाते चले गए। और मैं तुम्हारे अंदर से तुम्हें जैसे जैसे देखते गया, मेरा हार्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट में घिर गया। और आखिर में मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें सोल रीपर से अलग नहीं करूँगा और उनसे तुम्हें दूर भी नहीं करूँगा। और मेरा दिल आखिर में तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करने लगा। और आज इस तरीके से मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने किसी भी तरीके से तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाई। इचिगो, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। मैं शुरुआत से तुम्हारे साइड खड़े होके तुम्हें देखते आया हूँ और आज तुम मेरे बिना भी अपने आप को संभाल सकते हो। इसीलिए मैं अब तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ और मैं पूरे तरीके से सेटिस्फाई हूँ। गाइस, जो ज़ांगेत्सु होता है वो इतना बोलते बोलते ही पूरे तरीके से गायब हो जाता है, लेकिन गायब होने से पहले ही हमें दिखाते हैं भाई साहब जो ज़ांगेत्सु होता है उसकी आंखों से भी मतलब भाई लिटरली आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो खुद भी इचिगो को छोड़ना नहीं चाहता है, मतलब उससे वो अलग नहीं होना चाहता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ही ऐसी है, वो फिर भी गया। भाई साहब, मतलब देख रहे हो क्या ही तो अटैचमेंट है इन दोनों के बीच में। इचिगो बहुत ही जोर से चिल्लाता है, ज़ांगेत्सु मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे अभी भी तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन वो पूरी तरीके से जा चुका होता है। एकदम आखिरी में इचिगो के मन में ज़ांगेत्सु की आवाज़ आती है। ज़ांगेत्सु कहता है, इचिगो तुमने आज तक जितनी भी अपनी पावर का इस्तेमाल किया है वो सिर्फ एक छोटा सा ही हिस्सा है। वो इतना हिस्सा था जिसे कि मैं सिर्फ सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन अब मेरे जाने के बाद तुम अपनी स्ट्रेंथ को पूरे तरीके से यूज़ कर पाओगे और अब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इचिगो अपने मन में कहता है, हाँ ये बात बिल्कुल ही सही है। उसने आज तक सिर्फ मेरी मदद ही करी है, उसने आज तक कभी मुझसे झूठ भी नहीं कहा। और तो और उसने हमेशा अपनी क्विंसी पावर से मुझे बचाने की ही कोशिश करी और मेरी फाइटिंग में हेल्प करी है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम और वो होलो दोनों के दोनों ही आज से मेरे लिए ज़ांगेत्सु होगे। एकदम ही लास्ट में हमें दिखाया जाता है जो ओइत्सु होता है वो इचिगो की स्वॉर्ड तैयार कर देता है और इचिगो अपनी खुद की स्वॉर्ड उठा लेता है। और भाई साहब, इसी के साथ आप लोगों को वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि यह है एपिसोड 13 ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर पार्ट 1 का एकदम ही लास्ट एपिसोड। अगर लिटरली भाई साहब तुम में से अगर एक भी बंदा अगर यहाँ तक मेरे वीडियो को देख रहा होगा तो भाई मेरा जीवन ही धन्य हो गया लगभग। भाई अगर तुम यहाँ पर हो तो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना, ताकि मुझे पता तो चले लिटरली कि कोई ना कोई तो है यहाँ पर एक भी बंदा। और इसी के साथ आप लोगों को वीडियो को सब्सक्राइब करना है पार्ट 2 के लिए।